डॉम क्षेत्र छोटा नहीं था। वहाँ 200 छात्र थे और प्रत्येक के पास एक छोटा कमरा था। कमरे के अंदर केवल एक बिस्तर और मेज रखी जा सकती थी। ये सैन्य डॉम से अधिक सरल था। हालांकि वे केवल कुछ दिनों के लिए जहाज पर रहने वाले थे। स्थितियां काफ़ी अच्छी थीं। अधिकांश छात्र अभी भी युद्ध के मैदान से थके हुए थे, इसलिए वे अपने डॉम में आराम करने चले गए। आर्य भी अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही स्पेसशिप ने उड़ान भरी और अंतरिक्ष में उड़ गया। आर्य ने खिड़की के बाहर देखा। जीवंत तारे अंधेरे में अतिरिक्त चमकीले लग रहे थे। थोड़ी देर तक घूरने के बाद आर्य बिस्तर पर बैठ गया और फिर से कल्टीवेशन करने लगा। वह ये नहीं भूला कि ललिता ने कहा था कि वह उससे आगे निकलने वाली थी। उसे लगा कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह शायद पीछे नहीं रहेगा, लेकिन और भी मजबूत बनना गलत नहीं था, है ना? अगली सुबह नैना ने एलीट क्लास के छात्रों को बैठक कक्ष में इकट्ठा होने के लिए बुलाया। आर्य और अन्य अपनी सीटों पर बैठे थे और आशान्वित महसूस कर रहे थे। स्पष्ट रूप से ग्रेड और पुरस्कारों की घोषणा होगी। गगन ने उन्हें पहले ही साधारण कक्षा में गिराए जाने के बारे में चिंता करना बंद करने की सलाह दी थी, लेकिन उनके पास के छात्र, विशेष रूप से वे जो महसूस करते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, नर्वस महसूस कर रहे थे। मंच पर नैना और लोहान गंभीर भाव पहने हुए थे। जो मंच के नीचे थे, उन्होंने बात करने की हिम्मत नहीं की। आर्य का मुंह हैंट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना का चेहरा इतना गंभीर होगा। वह वास्तव में अब एक शिक्षिका की तरह लग रही थी। जब नैना ने आर्य की अजीब नज़र देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप इसे अपने दिल में नोट कर लिया। फिर उसने कहा, प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई है। पुराने छात्रों के लिए यह आपकी पहली परीक्षा नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। हर परीक्षा छुट्टियों में आपकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए है और पुनः चयन का एक रूप भी है। फिर उसने नए छात्रों को देखा। जहां तक नए छात्रों की बात है, फेडरल यूनिवर्सिटी में गारंटीड प्रवेश प्राप्त करने का मतलब है कि आप समान आयु के छात्रों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट हैं। हालांकि एक समय में उत्कृष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए उत्कृष्ट रहेंगे। फेडरेशन को ऐसे प्रोडिजीज की आवश्यकता है जो मानव जाति का समर्थन कर सकें। इसलिए यदि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं तो अपना पद किसी और उत्कृष्ट युवा को सौंप दें। नैना ने दांत दिखाए। जिस क्षण से आपने फेडरल यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया, प्रतियोगिता शुरू हो गई है। यदि आप समाप्त नहीं होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें। नैना ने छात्रों को इस जानकारी को पचाने के लिए कुछ समय दिया। ये बहुत सामान्य था कि कुछ छात्र फेडरल यूनिवर्सिटी में गारंटीड प्रवेश प्राप्त करने के बाद घमंडी हो जाएंगे। वे उन्हें वापस उनकी जगह पर रखना पसंद करते थे। कमरा शांत था। पुराने छात्रों को इसकी आदत थी। कुछ पलों बाद नैना फिर बोली, अब मैं पुरस्कारों की घोषणा करूंगी। चौथे वर्ष की मार्गरेट क्लार्क ने 25वें ग्रह पर अभियान में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने महत्वपूर्ण क्षण में ब्लेड डीमन से स्पिरिट मेटल लूट लिया और उन्हें सुरक्षित रूप से बेस तक पहुंचाया। फिर उसने दूसरी स्पिरिट मेटल खदान पाए और आगामी लड़ाई में 2 ब्लेड डीमन अपच ओपनिंग स्टेट्स को मार डाला। उसने ब्लेड डीमन से घिरे होने के दौरान बहुत सारे स्पिरिट मेटल को भी वापस पहुंचाया। नए छात्रों ने मार्गरेट को सदमे में देखा। पुराने छात्र जानते थे कि यह भूरे बालों वाली लड़की कितनी मजबूत थी। फिर नैना ने जारी रखा, मार्गरेट के पास मूल रूप से अन्य मिशन थे, लेकिन यह एक विशेष परिस्थिति है, इसलिए इसे प्रवेश परीक्षा में गिना जाता है। जहां तक इनाम की बात है, 200 के शैक्षणिक क्रेडिट, 2 स्वर्ग क्रिस्टल फल और दाव आत्मज्ञान कक्ष में 3 घंटे। इसके साथ पुराने छात्रों ने सांस लेना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने मार्गरेट को हरी आंखों से देखा जैसे कि वे उसे लूटना चाहते थे। यहां तक कि गगन और अन्य ने भी इस तरह व्यवहार किया। मार्गरेट मुस्कुराए। उसने इस बार काफ़ी कमाया। यहां तक कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना भरपूर था। इसके साथ उसे विश्वास था कि वह जल्द ही कक्षा में पहले नंबर को पीछे छोड़ने में सक्षम होगी। उसे आर्य को और धन्यवाद देने की आवश्यकता थी। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो उसके पास यह अवसर नहीं होता। अधिकांश नए छात्र उलझन में थे और आर्य भी। वे नहीं जानते थे कि स्वर्ग क्रिस्टल फल और दाव आत्मज्ञान कक्ष क्या थे। केवल नए छात्रों के एक छोटे से हिस्से ने मार्गरेट को प्रशंसा के साथ देखा। आर्य ने रितिका पर नज़र डाली जो मार्गरेट की प्रशंसा करने के बीच में थी। रितिका, क्या पुरस्कार बहुत अच्छे हैं। रितिका ने अपनी आंखें घुमाईं। शैक्षणिक क्रेडिट का मूल्य फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के समान है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप कम अधिकार होने के कारण मार्शल आर्ट्स साइट पर नहीं खरीद सकते। हालांकि आप उन्हें इसके बजाय शैक्षणिक क्रेडिट के साथ खरीद सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह कीमती है? आर्य की आंखें चमक उठीं। हाँ, रितिका ने जारी रखा, लेकिन 200 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अन्य 2 की तुलना में मूल्य में कम हैं। क्या? आर्य और अन्य ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
हम 200 के शैक्षणिक क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये 200 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बराबर था और वह सबसे कम मूल्य वाला इनाम था। रितिका ने जारी रखा, मुझे नहीं पता कि स्वर्ग क्रिस्टल फल के प्रभाव कितने अच्छे होंगे, लेकिन यह एक स्पिरिट फल है जो किसी के कल्टीवेशन स्तर को बहुत बढ़ा सकता है। मार्शल आर्ट्स साइट पर एक स्वर्ग क्रिस्टल फल 130 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लायक है और आपूर्ति सीमित है। आप इसे केवल एक निश्चित मात्रा में विशेषाधिकार के साथ खरीद सकते हैं। फिर भी आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जहां तक दाओ आत्मज्ञान कक्ष की बात है, ये प्रसिद्ध फेडरेशन विश्वविद्यालयों का विशेषाधिकार है। ये डॉन सिस्टम के डॉन ग्रह पर है। केवल डॉन सिस्टम के प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र ही इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्हें हर बार आवेदन करने की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि यह एक कलाकृति थी जो जिन्याओ सेज को एल्फ जाति से मिली थी। ये वहाँ गॉड आर्ट की आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये बहुत प्रभावी है। ऐसी चीज़ें पूरे फेडरेशन में बहुत कीमती हैं। इसका उपयोग केवल दाओ आत्मज्ञान पत्थरों के साथ किया जा सकता है। मुझे बारीकियों का पता नहीं है। रितिका के शब्दों ने आर्य और अन्य को शांत कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि 2 पुरस्कार शैक्षणिक क्रेडिट से अधिक कीमती थे। कुछ चीज़ें धन से नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें केवल पुरस्कारों के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। आखिरकार इंसान मजबूत नहीं थे। मानव जाति आकाशगंगा की अधिपति भी नहीं थी, उससे आगे की तो बात ही छोड़िए। मानव जाति ब्रह्मांड में कुछ कलाकृतियां भी प्राप्त नहीं कर सकती थी। आर्य ने दाओ आत्मज्ञान पत्थर के बारे में भी नहीं सुना था। मानव जाति एल्फ जाति द्वारा संरक्षित होने के लिए काफ़ी भाग्यशाली थी, जो मनुष्यों के समान थी और दोस्ताना थी। किसी जाति की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय सभ्यता के बिना जाति को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या गुलाम बना दिया जाएगा यदि वे पहली बार ब्रह्मांड में कदम रखते। ये नई उभरी जातियां उन लोगों के साथ कैसे तुलना कर सकती हैं जिन्होंने अरबों और दसियों अरबों वर्षों से ब्रह्मांड पर प्रभुत्व जमाया है। आर्य ने अपना सिर हिलाया। यह अभी भी उससे बहुत दूर था। इस पल यश ने मार्गरेट को प्रशंसा में देखा और कहा, इसका मतलब है कि सीनियर स्कूल में तुरंत एक अमीर महिला बन गई। क्या मैं उसका साथी बन सकता हूँ? मार्गरेट सुंदर थी और उसका व्यक्तित्व अच्छा था। वह उसका बॉय टॉय बनना चाहता था और कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था। सबने यश को अजीब तरह से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रितिका ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं सीनियर स्कूल में मार्गरेट के साथ इस पर चर्चा करने में तुम्हारी मदद करूं? यश खांसा, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं एक मेहनती युवा हूँ। आर्य। नैना ने नीचे के लोगों की टिप्पणियों की परवाह नहीं की, वह घोषणाओं के साथ आगे बढ़ी। चौथे वर्ष गगन 25वें ग्रह पर उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय था। उसने जूनियर्स को समर्थन प्रदान किया और उनकी अच्छी तरह से रक्षा की। वह स्पिरिट मेटल खदान की खबर वापस लाने में भी सफल रहा और बाद की लड़ाइयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस बार पुरस्कार 100 के शैक्षणिक क्रेडिट, एक स्वर्ग क्रिस्टल फल और दाओ आत्मज्ञान कक्ष में 1 घंटा हैं। गगन, जो सामने की पंक्ति में बैठा था, ने भी एक मुस्कान दिखाए। हालांकि मार्गरेट की तुलना में ये थोड़ा सा इनाम उसे जो मिला उसका आधा था, लेकिन इसे पहले से ही बहुत बड़ा इनाम माना जाता था। क्या तुम दूसरों की ईर्ष्यालु और जलन भरी नजरें नहीं देखते हो? इस बार इनाम के साथ उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। चौथे वर्ष आईजैक। उसके बाद नैना ने पुरस्कार देते समय युद्ध के मैदान पर प्रत्येक चौथे वर्ष के छात्रों की योग्यता और उपलब्धियों पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास के वरिष्ठों के रूप में वे 4 साल की प्रवेश परीक्षाओं और अन्य विभिन्न असाइनमेंट प्रशिक्षण से गुजर चुके थे। इस जैसी स्थिति में किसी के लिए भी खराब प्रदर्शन करना या साधारण कक्षा में पदावनत होना दुर्लभ था। ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रदर्शन अच्छे और बुरे दोनों होंगे। वास्तव में जिन्हें साधारण कक्षा में पदावनत किया गया था वे आमतौर पर नए छात्र या सोफोमोज थे। तीसरे वर्ष के निशान तक पहुंचने के बाद ये स्थिति बहुत कम होती थी। आखिरकार संसाधनों के असमान वितरण के साथ बस बहुत कम छात्र थे जो 3 साल बाद भी पकड़ने में सक्षम थे। यदि वहां था तो यह एक विशेष रूप से मजबूत गॉड आर्ट का जागरण था, और यदि ऐसा हुआ तो फेडरल यूनिवर्सिटी स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को तैयार करने पर ध्यान देगी। हालांकि ये स्पष्ट था कि इस बार ऐसा कोई अपवाद नहीं था। भले ही युद्ध का मैदान जहां चौथे वर्ष के वरिष्ठ थे उतना तीव्र नहीं था जितना कि बाद के चरण के दौरान 25वें ग्रह में था, यह अभी भी शार सिस्टम का सबसे खराब युद्ध क्षेत्र था। सबसे खराब प्रदर्शन वाले वरिष्ठों को कम से कम 30 के क्रेडिट का इनाम मिलेगा, जिससे सभी सोफोमोज और जूनियर्स उनसे बहुत ईर्ष्यालु हो जाएंगे। वरिष्ठ छात्रों को पुरस्कार देने के बाद नैना ने जूनियर्स को पुरस्कार देना शुरू कर दिया। तीसरे वर्ष वांग वेंजे 25वें ग्रह के युद्ध के मैदान पर उसका प्रदर्शन भी उल्लेखनीय था। इस बार इनाम 50 के शैक्षणिक क्रेडिट है।
तीसरे वर्ष के क्षेत्र में बैठे वांग वेंजे ने महसूस किया कि कई लोग उसे ईर्ष्यालु नजरें डाल रहे हैं और वह थोड़ा मुस्कुराया। 50 के शैक्षणिक क्रेडिट ये कुछ चौथे वर्ष के वरिष्ठों से भी अधिक था। उसकी ताकत पूरे तीसरे वर्ष में सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन इस बार उसे जो इनाम मिला वह सबसे बड़ा था। आखिरकार 25वें ग्रह की स्पिरिट मेटल खदान घटना बस बहुत अप्रत्याशित थी कि तीसरे वर्ष के जो शुरुआत से गए थे उन्हें एक फायदा था। वह इस बार बस बहुत भाग्यशाली था। नैना ने जारी रखा, तीसरे वर्ष जिलिन। प्रवेश परीक्षा परिणामों की घोषणा जारी रही और सभी छात्रों को एहसास हुआ कि उन लोगों के पुरस्कार जो पहले 25वें ग्रह के युद्ध के मैदान पर दिखाई दिए थे आमतौर पर काफ़ी भरपूर थे। काफ़ी लोगों को अचानक पेट में दर्द महसूस हुआ। बहुत अनुचित। किसे पता था कि ऐसा होगा? यह उन छात्रों के लिए बस बहुत अनुचित था जिन्होंने युद्ध के मैदान पर नियमों का पालन किया। तीसरे वर्ष के परीक्षा परिणामों की घोषणा समाप्त हो गई। इस बार भी कोई ऐसा छात्र नहीं था जिसे साधारण कक्षा में पदावनत किया गया हो। नैना की राय में यह स्पष्ट था कि इस बार तीसरे वर्ष के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद नैना ने दूसरे वर्ष के छात्रों के परिणामों की घोषणा जारी रखी। दूसरे वर्ष के छात्र 25वें ग्रह पर नहीं गए, इसलिए सभी छात्र मूल युद्ध के मैदान पर थे और उनके प्रदर्शन नियमों के अनुसार थे। सबसे अधिक इनाम वाले छात्र को केवल 10 के शैक्षणिक क्रेडिट मिले। हालांकि कम से कम अधिकांश छात्रों ने परीक्षा पास कर ली थी। कुछ नर्वस लोग थे जिन्होंने अपने पुरस्कार सुनने के बाद राहत की सांस ली। ये बहुत अच्छा था कि उन्हें पदावनत नहीं किया गया। एलीट क्लास में उनके संसाधनों के साथ जब तक उन्हें पदावनत नहीं किया जाता ये तब भी स्वीकार्य था, भले ही उनके पुरस्कार थोड़े कम हों। जब घोषणा लगभग समाप्त हो गई, नैना चुपचाप रुक गई और फिर उसने दूसरे वर्ष के क्षेत्र को देखा, भावशून्य और बहुत गंभीर। अचानक दूसरे वर्ष का क्षेत्र शांत हो गया। हर कोई उन दो युवकों को अजीब तरह से देख रहा था जिनके नाम अभी तक नहीं पुकारे गए थे। कुछ की अभिव्यक्ति जटिल थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनके दुर्भाग्य में आनंद लिया। उन दो युवकों ने महसूस किया कि सबकी नज़रें उन पर थीं और उनकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई क्योंकि उन्होंने अपने दांत भींचे और अपने सिर नीचे कर लिए। दूसरे वर्ष सांग जिहुआ, डोनाल्ड लूथर। नैना की कठोर आवाज़ गूंजी जिससे वे दो युवक बिना बोले कांपने लगे। अनियोजित मिशनों के कारण आपकी टीम दुश्मन की घेराबंदी में प्रवेश कर गई, जिसके परिणामस्वरूप आपके 3 साथी बुरी तरह घायल हो गए, इससे पहले कि आप लोग वापस भाग गए। क्या आप लोग इतने महान हैं? हो, यदि युद्ध का मैदान आपकी ताकत के अनुसार नहीं चुना गया होता तो आपके मृत शरीर भी इस बार वापस नहीं आ पाते। नैना के शब्दों ने उन लोगों को जो नहीं जानते थे कि क्या हुआ, इन दो युवकों को अजीब नज़रों से देखने पर मजबूर कर दिया। आर्य ने अपने दो वरिष्ठों को सदमे में देखा। भयानक, ये दो वरिष्ठ वास्तव में उससे अधिक अनियंत्रित थे। ये थोड़ा बहुत मजबूत था। उसे लगा कि उसे बहुत अनियंत्रित माना जाता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में दूसरों से हार जाएगा। टस्क, ऐसा लगता है कि मैं इस बार हार गया हूँ। ये सब कहने के बाद नैना की आंखों में सुनहरी रोशनी टिमटिमाई। उसकी सांस थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे वे दो छात्र और भी बुरी तरह कांपने लगे। नैना की मुट्ठी बिल्कुल मजाक नहीं थी। बस एक मुक्के से आप सांस नहीं ले पाएंगे। इस पल सुंदर लोहान, जिसने एक शब्द नहीं बोला था, ने उन दो वरिष्ठों को स्पष्ट रूप से देखा और कहा, नैना, बस सीधे सजा पर जाओ। जब नैना ने वह सुना तो उसने मजाक उड़ाया और उदासीनता से कहा, अगर तुम लोगों ने अपने साथियों को हमलों की कुछ लहरों को रोकने में मदद नहीं की होती, गंभीर रूप से घायल नहीं हुए होते और मरने की कगार पर नहीं होते, तो मैं तुम सबको इस बार सीधे समाप्त कर देती। उसके बाद उसने स्पष्ट रूप से कहा, तुम दोनों को साधारण कक्षा में पदावनत किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए कोई इनाम नहीं है। जब नैना ने ऐसा कहा, सांग जिहुआ और डोनाल्ड लूथर कांप गए। उनके चेहरे थोड़े पीला पड़ गए। पुरस्कार प्राप्त न करने की तुलना में साधारण कक्षा में पदावनत होना अधिक दर्दनाक था। बस वह गिरावट किसी के लिए स्वीकार करना कठिन बना देती है, साधारण और एलीट क्लास के बीच विभिन्न विशेषाधिकारों और संसाधनों में अंतर का उल्लेख नहीं करने के लिए। वे अपने दूसरे वर्ष में थे और साधारण कक्षा में गिरा दिए गए थे। ये कितना शर्मनाक है। दो लोगों के सिर खाली हो गए और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या कहना है। नैना ने उन दो छात्रों को देखा जिनके चेहरे सन थे, फिर स्पष्ट रूप से कहा, अपनी जन्मजात ताकत के साथ इस साल कड़ी मेहनत करना जारी रखें और अगले साल आपके पास एलीट क्लास में वापस आने का मौका हो सकता है। अगर आप लोग खुद पर हार मानना चाहते हैं तो वह भी आप पर निर्भर है। बोलने के बाद उसने उन दो लोगों की प्रतिक्रियाओं को अब और नहीं देखा। गलतियां करने के लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है और यह कीमत पहले से ही बहुत कम थी क्योंकि वे अंत में कुछ अच्छा करके खुद को छुड़ाने में कामयाब रहे और अपने साथियों को भागने में मदद की। अन्यथा उसके थोड़े विस्फोटक स्वभाव के साथ वह उन्हें पीट पीट कर मार डालती। इस पल यह उनके लिए पहले से ही आखिरी टिप थी। उसके बाद क्या हुआ यह उन पर निर्भर करेगा।
हर कोई विपरीत परिस्थितियों में बढ़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन हर कुलीन के पास ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद नैना मुनि और फ्रैशमैन क्षेत्र को देखा। उसने आर्य की चौंकाने वाली अभिव्यक्ति देखी। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगा कि यह साथी अपने सिर में कुछ अजीब चीज़ों के बारे में सोच रहा होगा। उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, अगला फ्रैशमैन के परीक्षा परिणाम होंगे। ये कहकर वह मुस्कुराए। चूंकि यह पहली बार था जब फ्रैशमैन युद्ध के मैदान पर गए थे, मेरी उम्मीदें अधिक नहीं थीं। नैना के शब्दों ने कुछ नर्वस फ्रैशमैन को राहत की सांस लेने दी। चूंकि उसने कहा कि उसकी उम्मीदें अधिक नहीं थीं, तो वे निश्चित रूप से पास हो गए थे। उसके बाद नैना ने जारी रखा, जब तक आपको वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी मिल गई है और आपकी टीम ने स्वतंत्र रूप से एक कार्य पूरा कर लिया है, इसे पूरी टीम के लिए एक पास माना जाता है। बेशक कुछ टीमों में ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को नीचे खींचते हैं और हम उसे समझते हैं, इसलिए जिन टीमों को मंजूरी नहीं दी गई थी लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा था, हम फिर भी आपको पास करने देंगे। जब नैना ने ऐसा कहा तो आरामदायक माहौल एक बार फिर चिंतित हो गया। हवा में तनाव को महसूस करते हुए आर्य ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि कई लोगों की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने सोचा कि यह अजीब था। यह उम्मीद अधिक नहीं लग रही थी, है ना? आखिरकार फ्रैशमैन का नेतृत्व दिग्गजों द्वारा युद्ध के मैदान पर उनके मिशन को पूरा करने और उन्हें युद्ध के मैदान पर आवश्यक अस्तित्व के सुझाव सिखाने के लिए किया गया था। जब तक वरिष्ठ अधिकारी को लगता है कि उन्होंने युद्ध के मैदान पर अस्तित्व के प्रमुख बिंदुओं में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, तब तक उन्हें अपने कर्तव्यों को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आर्य की टीम का पहला मिशन भी सेकंड लेफ्टिनेंट मिकी के साथ किया गया था, लेकिन चूंकि आर्य इतना मजबूत था कि वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से ब्लेड डीमन प्रोडिजीज को पकड़ सकता था जो अपर्चर ओपनिंग स्टेट के करीब थे, सेकंड लेफ्टिनेंट मिकी ने उन्हें मंजूरी दे दी। यदि 25वें ग्रह पर स्पिरिट मेटल खदान की उपस्थिति के लिए नहीं, तो आर्य की टीम मूल रूप से बेजोड़ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 25वें ग्रह में भूमिगत ब्लैक स्केल बीस्ट घोंसले के अलावा उन्हें अपर्चर ओपनिंग स्टेट के साथ क्रूर जानवर नहीं मिला है। यहाँ तक कि ब्लेड डीमन सैनिक भी अपर्चर ओपनिंग स्टेट के कुलीन जितने मजबूत नहीं थे। यह इस कारण से था कि दूसरे मिशन पर आर्य और अन्य को एक टीम के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सौंपा गया था। आर्य की राय में जिस स्थिति का उन्होंने सामना किया वह इतनी अनोखी थी कि केवल एक मिशन वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी प्राप्त कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी मुठभेड़ अन्य फ्रैशमैन के युद्ध के मैदानों पर नहीं हुई। 1 महीने के भीतर मंजूरी प्राप्त करना और एक स्वतंत्र टीम के रूप में एक मिशन पूरा करना बहुत कठिन नहीं माना जाता था, है ना? इसलिए आर्य वास्तव में इन लोगों की अभिव्यक्ति में बदलाव को नहीं समझ पाया। सिर्फ आर्य ही नहीं, यहाँ तक कि यश जो उसके बगल में था, ऋतिका, इयान और अन्य भी नहीं समझ पाए। आखिरकार उन्हें यह नहीं लगा कि यह अनुरोध बहुत चुनौतीपूर्ण था। हालांकि इस पल वे स्पष्ट रूप से अन्य लोगों से यह पूछने के लिए इतने गूंगे नहीं होंगे कि उनके चेहरे इतने भयानक क्यों लग रहे थे। ये थोड़ा बहुत आहत करने वाला था। नैना ने भारी माहौल में हर किसी पर अपनी नज़र डाली और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। ठीक है, लंबा चेहरा मत बनाओ, आप में से अधिकांश पास हो गए और केवल मुट्ठी भर छात्र हैं जो नहीं हुए। अभी मैं फ्रेशमैन के प्रवेश परीक्षा परिणामों की घोषणा करना शुरू करूंगी। वह आर्य को देखने के लिए मुड़ी जो भ्रमित लग रहा था। प्रथम वर्ष आर्य जो शुरू में दूसरों के विचारों से भ्रमित था, ने तुरंत नैना की ओर देखा जब उसने उसका नाम पुकारा। उसकी आंखें चमक उठीं। शैक्षणिक क्रेडिट, पुरस्कार, ये कितना रोमांचक था। आर्य की उत्साहित उपस्थिति को देखकर नैना हंसी। छात्र आर्य ने परीक्षा के दौरान नए छात्रों के बीच बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शुरुआत से उसने सैन्य अभ्यास में प्रोडिजी बैरक्स से प्रोडिजीज को हराया था। फिर उसने 25वें ग्रह पर अपर्चर ओपनिंग स्टेट के करीब ताकत वाले ब्लेड डीमन जाति के प्रोडिजी को पकड़ा। इस तरह हम उस ग्रह पर अनूठी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मिशन अवधि के दौरान स्पिरिट गोल्ड माइन का पता लगाने में सक्षम थे, जबकि ब्लेड डीमन जाति के 2 अपर्चर ओपनिंग स्टेट विशेषज्ञों को मार डाला। नैना ने जारी रखा, युद्ध का मैदान बाद में और भी रोमांचक और असाधारण हो गया। आर्य के क्षेत्र में एक भी हताहत नहीं हुई और यह अवधि में सबसे कम मौत की संख्या थी। इसके अलावा हम ब्लेड डीमन जाति के मुख्य बेस को नष्ट करने में सक्षम थे, जिसने हमें स्पिरिट गोल्ड के लिए लड़ाई में एक बड़ा लाभ प्रदान किया। नैना द्वारा बताए गए हर कुछ वाक्यों के बाद उपस्थित छात्रों के चेहरे और अजीब हो गए। एक ब्लेड डीमन जाति के प्रोडिजी को पकड़ा जो अपर्चर ओपनिंग स्टेट के करीब था। 2 अपर्चर ओपनिंग स्टेट विशेषज्ञों को मार डाला। एक पूरे बेस को नष्ट कर दिया। ओह, हर कोई अंतिम लड़ाई के बारे में जानता था क्योंकि वे आर्य की लड़ाई क्लिप के माध्यम से निरीक्षण करने में सक्षम थे। फिर भी उपस्थित सभी लोग उन सभी लड़ाई उपलब्धियों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे जिनकी नैना ने घोषणा की थी। क्या हम सपने में हैं? क्या वह वास्तव में प्रथम वर्ष का छात्र है? क्या वह चौथे वर्ष का छात्र नहीं है?
क्या इस आदमी ने वास्तव में कुछ रिवर्सिंग एज गॉड आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया? ऐसी शक्ति के साथ चलिए पहले वर्षों के बारे में बात नहीं करते, यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के बहुमत को भी हीन महसूस होगा, ठीक है। क्या अब सभी नए छात्र ऐसे सनकी राक्षस थे? इस पर आर्य ने घोषित किए जाने वाले इनाम की प्रत्याशा में नैना की ओर देखा, लेकिन अंत में वह उन सभी नज़रों से शर्मिंदा महसूस करने लगा जो उस पर थीं। विशेष रूप से उन बड़ी महिला स्कूलमेट्स। क्या आप सभी अपनी उग्र नज़रों को अपने तक रख सकती हैं? मैं एक सीधा और अच्छा इंसान हूँ। नैना ने एक समझदारी भरी मुस्कान दिखाई जब उसने आर्य को घूरते हुए भीड़ को चुपचाप देखा। पिछली रात आर्य की लड़ाई उपलब्धियों को व्यवस्थित करने के बाद वह उतनी ही सन्न थी। हालांकि वह आर्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन से पहले से ही अवगत थी, फिर भी वह चौंक गई जब उसने सारी जानकारी खुद व्यवस्थित की। ये छोकरा वास्तव में सक्षम था। आर्य के पुरस्कार 300 के शैक्षणिक क्रेडिट, 5 बोतलें स्तर 5 कल्टीवेशन सीरम और दाव आत्मज्ञान कक्ष में 3 घंटे हैं। नैना इस बिंदु पर रुकी और आर्य पर मुस्कुराई। यह आपका पहला विकल्प है। आपके पास एक और विकल्प है जो मुझे लगता है कि आपको बेहतर सूट करता है। मैंने स्कूल के साथ इसके लिए आवेदन किया है और आप इसे चाहते हैं या नहीं यह आप पर निर्भर करेगा। आर्य चौंक गया। कौन सा विकल्प? नैना मुस्कुराई और उत्तर दिया, हवा के पंख डिवाइन आर्ट। अब जब आप व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में हैं, हालांकि फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर यह बहुत खतरनाक नहीं है, अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। केवल वे लोग जीवित रह सकते हैं जो पर्याप्त तेजी से दौड़ने में सक्षम हैं, और चूंकि आपकी विंड गॉड आर्ट अपेक्षाकृत मजबूत है, आपको इसे कल्टीवेट करने में सक्षम होना चाहिए। आर्य, इस पर उसे एहसास हुआ कि यह महिला शराबी वास्तव में एक युवा और अच्छी दिखने वाली अति सुंदरता की तरह लग रही थी। क्या प्रभावित होना ऐसा ही लगता है? अच्छा नहीं, इस भावना को पेंच करो। सच में, दाव आत्मज्ञान कक्ष में कल्टीवेशन संसाधन या समय उसके लिए गॉड आर्ट्स की तुलना में कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसके प्रकाश गोले अन्य पुरस्कारों की तरह प्रभावी थे, या शायद बेहतर भी। लेकिन गॉड आर्ट्स अलग थी, उसके पास अच्छी गॉड आर्ट्स समझ थी, और हर नई गॉड आर्ट उसकी ताकत को बड़े अंतर से बढ़ाएगी। हालांकि वह निश्चित रूप से उन सभी बिग बॉस के लिए कोई मुकाबला नहीं था जो गॉड आर्ट्स गिराते थे। यदि वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन से गॉड आर्ट्स प्राप्त करना चाहता था, तो उसने अनुमान लगाया कि ऐसा करने में उसे अभी भी लंबा समय लगेगा। अभी एक प्राप्त करने की तुलना में ये कैसे तुलना कर सकता है? इसके अलावा हवा के पंख डिवाइन आर्ट उसके लिए बेहद व्यवहारिक थी। कौन जानता था कि क्या वह उन सभी बिग बॉस जानवरों से बचने के लिए ऐसी डिवाइन आर्ट पर भरोसा कर सकता है जो उसका पीछा करते थे। अगर वह वास्तव में ऐसा कर सकता तो उसका आत्मविश्वास निश्चित रूप से उमड़ पड़ेगा। भले ही नैना के कार्यों ने उसे प्रभावित किया और उसे उस पर बेहद अनुकूल प्रभाव डाला, उसके लिए उसकी सोच ने वास्तव में उसे भावुक कर दिया। जबकि आर्य उत्साह के कारण कान से कान तक दांत दिखा रहा था, दूसरों ने आर्य को ईर्ष्यालु आंखों से देखा। वे इस हद तक ईर्ष्यालु थे कि उनके चेहरे पहचानने योग्य नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से उसी युद्ध के मैदान पर थे, लेकिन यह आदमी तुरंत गॉड आर्ट प्राप्त करने में सक्षम क्यों है? यह 1 मिलियन से अधिक शैक्षणिक क्रेडिट के लायक इनाम था। क्या अंतर बहुत बड़ा नहीं था? मार्गरेट के पुरस्कार पहले से ही बहुत प्रचुर थे और हालांकि हर कोई ईर्ष्यालु था, उन्हें लगा कि यह उचित था। लेकिन आर्य सिर्फ एक नया छात्र था, लेकिन उसे जो पुरस्कार मिले वे और भी अतिरंजित थे। यह उनके लिए बहुत असहनीय था, और टीचर नैना ने वास्तव में उसके लिए इनाम में बदलाव के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया। इससे कई लड़कों की अभिव्यक्ति बदल गई। इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि नैना एक शराबी थी और उसका स्वभाव खराब था, अनगिनत लोगों को अभी भी उस पर क्रश था। आखिरकार वह बेहद सुंदर, मजबूत थी और महत्वपूर्ण क्षणों में छात्रों की रक्षा भी करती थी। नैना की खूबियां और कमियां समान रूप से स्पष्ट थीं। नैना ने आर्य की मूर्खतापूर्ण मुस्कान को देखा और निशब्द थी। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वहां एक बेवकूफ़ की तरह मुस्कुराना बंद करो। तुम कौन सा चुनते हो? आर्य हंसा और उत्तर दिया, मैं गॉड आर्ट चुनता हूँ। धन्यवाद टीचर नैना। टीचर नैना ज्ञान और सुंदरता का अवतार हैं, ये जानते हुए कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। मुझे नहीं पता कि टीचर नैना को कैसे चुकाना है। हालांकि इस इनाम को चुनने का मतलब अन्य पुरस्कारों को रद्द करना था, लेकिन एक गॉड आर्ट पर्याप्त थी। उसके बेशर्म शब्दों को सुनकर बाकी सभी के मुंह के कोने फड़कने लगे। वे थोड़े हतप्रभ हो गए। क्या यह आदमी जानता है कि शर्म क्या है? आर्य की प्रशंसा से नैना शर्मिंदा हो गई। उसने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। तुम पहले से ही व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में हो, लेकिन तुम्हारी व्यक्तिगत ताकत अभी भी बहुत नौसिखिया है। अगर तुम मर गए तो ये बर्बादी होगी। इसके अलावा ये तुम्हारे पुरस्कारों के बराबर कुछ है, इसलिए पुनर्भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार यह आर्य का मुंह था जो फड़का। उसके शब्द वास्तव में बहुत आहत करने वाले थे, लेकिन यह एक तथ्य था, उसकी व्यक्तिगत ताकत बहुत कमजोर होना एक तथ्य था। आर्य ने अपना सिर हिलाया।
शब्दों की अब कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने चुपचाप नैना की दयालुता को अपने दिल में उकेर लिया। हवा के पंखों के साथ वह अपनी क्षमताओं और गति में वृद्धि के साथ पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में बहुत सुरक्षित होगा। उसने मजबूत होने पर उसे चुकाने का मौका खोजने का वादा किया। उसके बाद नैना ने पुरस्कार प्रस्तुति के साथ जारी रखा। प्रथम वर्ष ललिता। व्यक्तिगत मामलों के कारण ललिता के जाने को याद करते हुए वह एक पल के लिए रुकी। लेकिन हर छात्र के अनुभव को सुनाया जाना था और ललिता कोई अपवाद नहीं थी। यह न केवल उस व्यक्ति को उनका उचित श्रेय देने के लिए था बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए था। इसके साथ नैना ने अपना भाषण जारी रखा। छात्र ललिता ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसने 25वें ग्रह में आर्य के साथ ब्लैक स्केल बीस्ट घोंसले में प्रवेश किया और स्पिरिट गोल्ड माइन की खोज की। उसने न केवल इसमें बहुत मदद की, उसने युद्ध के मैदान पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे ही नैना ने बोलना जारी रखा, अनगिनत छात्रों ने आर्य की दिशा में देखना शुरू कर दिया। उन्हें स्वाभाविक रूप से ललिता याद थी। आखिरकार वह आर्य के अलावा एक नई छात्र थी जिसने सैन्य अभ्यास के दौरान जीत हासिल की थी। लेकिन उन्हें जिस बात ने भ्रमित किया वह आज ललिता की अनुपस्थिति थी। हालांकि वे उलझन में थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे आर्य से परिचित नहीं थे और स्वाभाविक रूप से इसकी जांच नहीं करेंगे। सभी लड़ाई योग्यताओं को याद करने के बाद नैना ने पुरस्कारों के साथ शुरुआत की। ललिता को 20 के फेडरल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से सम्मानित किया जाता है। हालांकि यह वांग वेंजे और अन्य तीसरे वर्ष के वरिष्ठों के लिए अतुलनीय था, ललिता का इनाम दूसरे वर्ष के छात्रों से बड़ा था। आखिरकार उन्होंने घोंसले में उसकी गॉडार्ड्स पर बहुत भरोसा किया था और युद्ध के मैदान पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अतिरिक्त युद्ध के मैदान को छोड़ने के बाद उसने जो शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त किए थे उसके साथ ऐसा इनाम सामान्य से बाहर नहीं था। बेशक आर्या को खुद लगा कि उसके महान इनाम का कारण उसके द्वारा उसे ले जाने के कारण था। ठीक है, उसने सोचा कि जब वह स्कूल वापस आएगी तो उसे दावत मांगनी चाहिए। तभी आर्य की आंखें चमक उठीं। उसे अचानक याद आया कि उसके पास 10 के शैक्षणिक क्रेडिट थे। सैन्य अभ्यास के दौरान उस निश्चित व्यक्ति को हराने से। आर्य उस व्यक्ति का नाम याद नहीं कर सका लेकिन जानता था कि बाद वाला ललिता में रुचि रखता था और यहाँ तक कि एक भयंकर घूर थी। अंत में उसे हवा में ऊपर भेज दिया गया। ये वास्तव में बहुत बढ़िया था। उस व्यक्ति को हराने के बाद महिला शराबी ने उसे 10 के शैक्षणिक क्रेडिट से पुरस्कृत किया था। अगर ऐसा है तो मैं अब कंगाल नहीं हूं, है ना? आर्य को अचानक उसमें आत्मविश्वास पनपता हुआ महसूस हुआ। आखिरकार उसके दूसरे वर्ष के सीनियर स्कूलमेट का उच्चतम इनाम केवल 10 के अंक था, तो क्या यह उसे एक छोटा रईस से ज़्यादा नहीं बना देगा? शानदार, नैना ने अपनी घोषणाओं के साथ जारी रखा। प्रथम वर्ष जेवियर। उसके बाद जेवियर, यश और रितिका के लिए पुरस्कार की घोषणाएं थीं। चूंकि वे एक टीम के सदस्य थे और लगभग बराबर प्रदर्शन किया, उन सभी को 9 के शैक्षणिक क्रेडिट का इनाम दिया गया। हालांकि यह ललिता की तुलना में बहुत कम था, लेकिन उनके प्रदर्शन के लिए यह पहले से ही काफ़ी था। आखिरकार उन्होंने मुख्य रूप से युद्ध के मैदान पर प्रदर्शन किया था। वे मुख्य रूप से शुरुआत में देख रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे और शायद खनिकों को बचाने गए थे। बाकी शैक्षणिक क्रेडिट युद्ध के मैदान को छोड़ने के बाद के थे, अन्यथा वे उतना नहीं कमाते। उनके अलावा किसी अन्य नए छात्र ने 25वें ग्रह पर लड़ाई में भाग नहीं लिया था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वे नए छात्र थे जिन ग्रहों पर उन्हें भेजा गया था, वे जातियों के बीच केवल छोटे पैमाने पर घर्षण के साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। स्वाभाविक रूप से उनके शैक्षणिक क्रेडिट पुरस्कार उतने अधिक नहीं थे। उच्चतम केवल 3 के शैक्षणिक क्रेडिट था और अधिकांश ने कुछ 100 कमाए। नैना ने हर नाम पुकारा और जिसने भी अपना सुना, सभी ने मुस्कुराहट प्रकट करते हुए राहत की सांस ली। चाहे उनके शैक्षणिक क्रेडिट कितने भी कम क्यों न हो, उन्हें समाप्त नहीं किया गया। यह उनके लिए अच्छी खबर थी। तभी नैना फिर से बोलने से पहले अचानक रुकी। अगला वे छात्र होंगे जो पास नहीं हुए। क्या? शेष सभी छात्रों की अभिव्यक्ति में बदलाव आया और अनियंत्रित रूप से चिल्लाए। वास्तव में इतने सारे थे जो असफल रहे। आर्य मुड़ा और नए छात्रों की बदसूरत अभिव्यक्तियों को देखा। लोगों की संख्या गिनने के बाद उसके चेहरे की अभिव्यक्ति भी अजीब हो गई। माँ, वास्तव में उनमें से 12 थे। कुल 50 नए छात्र थे, इतने वास्तव में असफल रहे। ये बहुत ज़्यादा है ना? नैना ने भीड़ की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखा और मजाक उड़ाया। मैं समझाऊंगी क्यों। माइक मैनिंग, लिवेनहान, एला मार्च, सन किंगक्सन और नेली मिलर, तुम 5 एक टीम हो, है ना? तुम्हारी टीम ने तुम्हारे अधिकारी की मान्यता अर्जित नहीं की और सबसे अच्छा इत्मीनान से प्रदर्शन किया। मालिन गार्लैंड और करिन कवाई को अधिकारी की मान्यता मिली, लेकिन तुम 5 न केवल अनुशासनहीन रहे, बल्कि तुमने कानूनों की अवहेलना की और घमंडी और अभिमानी रहे। तुम सब विशेष रूप से उधम मचा रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध का मैदान तुम्हारा घर है? वही वेन यानकिंग, ये शियाओ मिंग, बार्ट फिंक के लिए जाता है। तुम लोग भी एक टीम हो, है ना?
तुम्हारी टीम को अधिकारी की मान्यता मिली। तुम्हारा पहला स्वतंत्र मिशन केवल खनन क्षेत्र में मदद करना था और तुम लोगों में बस उसी से आंतरिक कलह थी। तुम लोगों ने ये कैसे किया? और जैसे जैसे उन्होंने नैना को बड़बड़ाते हुए सुना, नए छात्रों सहित सभी छात्रों ने कुछ चयनित व्यक्तियों की ओर देखा। भीड़ से घूरने पर उनकी मूल बदसूरत अभिव्यक्तियां पीली पड़ गईं। उन्हें बस फेडरल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए अनुशंसित किया गया था और सोचा था कि वे मानव जाति के शिखर अस्तित्व बनने के लिए रास्ते पर चलेंगे। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे जब उन्होंने सुना कि उन्हें अगले ही पल पदावनत किया जा रहा है? आर्य की अभिव्यक्तियां गिरगिट की तरह बदल गईं। वह निशब्द हो गया। फेडरल यूनिवर्सिटी में अनुशंसित होने का मतलब था कि वे प्रोडिजीज थे, लेकिन अभी भी कुछ प्रोडिजीज थे जिनके अहंकार उनके आसपास के लोगों द्वारा उनकी जन्मजात प्रतिभा के कारण बढ़ा दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने साथियों से श्रेष्ठ महसूस हुआ। वर्तमान में यह उनका अहंकार था जो युद्ध के मैदान पर दिखाई दिया था। इसलिए लोगों को बहुत अधिक फूला हुआ नहीं होना चाहिए। आर्य ने खुद से सोचा, मेरे जैसा कम फूला हुआ बनो। सम्मेलन कक्ष शांत था। भीड़ उन कुछ प्रोडिजीज को देख रही थी जिनकी अभिव्यक्ति डरावनी थी। कुछ लोग उन्हें एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे, कुछ उनके दुर्भाग्य पर खुश थे और कुछ ऐसे थे जिन्होंने राहत की सांस ली। आखिरकार, अगर किसी के पास कभी उनके जैसा साथी होता जो इतना अज्ञानी था, तो वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। भविष्य में यदि वे एक ही कक्षा में होते तो हर किसी को एक दूसरे के साथ अधिक संपर्क में आना पड़ता और कोई भी बिना किसी कारण के गड्ढे में नहीं फेंका जाना चाहता था। साथी बनने के अलावा फ्रेशमैन वास्तव में एक दूसरे के साथ बहुत संपर्क में नहीं थे और उनके साथियों को उनके द्वारा पहले ही धोखा दिया गया था, इसलिए बहुत से लोग ऐसे नहीं थे जो सहानुभूति भी रखते। इस पर नैना ने शांति से निष्कर्ष निकाला, जो छात्र प्रवेश परीक्षा में असफल हुए उन्हें साधारण कक्षा में पदावनत किया जाएगा। उसने जारी रखने से पहले विराम लिया, 4 दिन बाद स्पेसशिप फेडरल यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। आप इस समय के दौरान स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और फ्रेशमैन भी एक दूसरे को जान सकते हैं। ठीक है, बर्खास्त। जैसे ही नैना ने बात करना समाप्त किया, कई फ्रेशमैन की आंखें चमक उठीं और आर्य की ओर मुड़ गईं। ये बिना किसी संदेह के था कि आर्य इस दौर में सबसे मजबूत छात्र था। उन्हें ये भी लगा कि दूसरे वर्ष के वरिष्ठ उसके जितने मजबूत नहीं थे। भविष्य में हर कोई एक ही कक्षा में एक साथ सीख रहा होगा, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे जानना चाहते थे। उन्होंने देखा कि नैना और लोहान सम्मेलन कक्ष से चले गए और मूल रूप से शांत भीड़ आखिरकार आसानी से सांस ले सकी। आरामदायक माहौल वापस आ गया। यहाँ तक कि उन 2 सोफोमोज को जो पदावनत थे, उनके पास अनगिनत लोग थे जो उन्हें सांत्वना दे रहे थे। आखिरकार उन्होंने 1 साल साथ बिताया था। हालांकि इस बार एक दुर्घटना हुई, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें सभी संबंध तोड़ने होंगे। बेशक पदावनत हुए 12 फ्रेशमैन के अलावा ये पूरा माहौल बाकी के लिए अनुपयुक्त था, इसलिए वे तुरंत खड़े हो गए और बाहर चले गए। अन्य भी एक के बाद एक खड़े हो गए, सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए और डॉर्मेट्री की ओर चले गए। रास्ते में काफी संख्या में फ्रेशमैन थे जो आर्य और अन्य को जानने के लिए ऊपर गए। आर्य भी मुस्कुराया और अपना परिचय देते हुए सिर हिलाया। बूम! जैसे ही हर कोई डॉर्मेट्री क्षेत्र तक पहुंचने वाला था, आगे एक तेज आवाज हुई। स्पिरिट फोर्स के टकराव से विस्फोट गलियारे के साथ बह गया, जिससे हर कोई हतप्रभ रह गया। आर्य की अभिव्यक्ति जम गई। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दुश्मन अंदर घुस गया? उस विचार के साथ उसने तुरंत आगे स्कैन करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। स्थिति को समझने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई और बाकी लोगों ने भी स्थिति को समझने के बाद एक दूसरे को देखा। ये वास्तव में माइक मैनिंग और एला मार्च थे, जिन्हें अभी अभी साधारण कक्षा में पदावनत किया गया था। डॉर्मेट्री क्षेत्र के पास लड़ रहे थे। आर्य के मुंह के कोने फड़के। क्या ये दोनों लोग अभी थोड़ी देर पहले साथी नहीं थे? गिरने की यह गति थोड़ी तेज थी, है ना? अन्य 10 लोग अब आसपास नहीं थे। ये स्पष्ट था कि वे शामिल नहीं होना चाहते थे। बस इस पल गगन और अन्य वरिष्ठ हंसने से खुद को रोक नहीं सके। जैसा कि अपेक्षित था, ये शुरू हो गया है। जब फ्रेशमैन ने सुना कि वरिष्ठों ने क्या कहा और देखा कि वे दृश्य से हैरान नहीं थे, तो वे सन रह गए। वरिष्ठ भी ऐसे लग रहे थे जैसे वे याद कर रहे हों। गगन ने फ्रेशमैन के चेहरों पर भ्रमित रूप देखा और मुस्कुराते हुए समझाया, हर साल ऐसा होगा क्योंकि फ्रेशमैन होंगे जो परीक्षा पास नहीं कर सके और उम्मीद में अंतर नहीं ले सके। हमने इसे 4 साल से देखा है। कुछ लोग इस पर दांव भी लगाते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद आइजैक निशब्द था। तुम इसे ऐसा बनाते हो जैसे तुमने पहले कभी दांव में भाग नहीं लिया है। उजागर होने के बाद गगन शर्मिंदगी में मुस्कुराया, फिर विषय बदल दिया। इसे बहुत सामान्य माना जाता है। आखिरकार युवा लोग, उनका स्वभाव अधिक चरम होता है, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वे इतने प्रतिभाशाली हैं। अचानक पदावनत होना, ये सामान्य है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। लड़ाई के बाद वे ठीक हो जाएंगे। आर्य कुछ हद तक आश्वस्त नहीं था।
अगर वे ऐसे ही लड़ते रहे तो क्या वे स्पेसशिप के इंटीरियर को नष्ट नहीं करेंगे? इन दो छात्रों को कमजोर नहीं माना जाता था और दोनों के पास एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2 की ताकत थी। आमतौर पर ताकत के इस स्तर के साथ जब तक वे मजबूती से खड़े रहते और लगातार लड़ते, वे निश्चित रूप से पास होने में सक्षम होते। ये स्पष्ट था कि उनके स्वभाव के साथ समस्याएं थीं। हालांकि यह उनकी अपनी समस्या थी और आर्य किसी भी तरह से उनसे संबंधित नहीं था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से बहुत अधिक परवाह नहीं करेगा। वह केवल थोड़ा चिंतित था। उस विनाशकारी बल के साथ क्या वे स्पेसशिप के इंटीरियर को नष्ट नहीं करेंगे? यदि वे सावधान नहीं थे और एक महत्वपूर्ण सर्किट को नष्ट कर दिया तो अंतरिक्ष यान विफल हो सकता है या विस्फोट भी हो सकता है। क्या वे ब्रह्मांड में नहीं जम जाएंगे? अगर वह अंत में जम गया तो फेडरल एक सुबह का सूरज खो देगा, है ना? ये फेडरल के लिए बहुत बड़ा नुकसान था और उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह सांस नहीं ले सकता था। उस विचार के साथ आर्य अचानक घबरा गया। मार्गरेट ने देखा कि आर्य कितना चिंतित लग रहा था और हंस पड़ी। फेडरल यूनिवर्सिटी का स्पेसशिप इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो सकता है? जब वह बात कर रही थी, सामने एक तीसरे वर्ष का वरिष्ठ पहले ही दो लोगों को अलग करने के लिए जा चुका था। उन दो लोगों के चेहरों पर खराब भाव देखकर किसी ने एक शब्द नहीं कहा और बस उनके पास से चले गए। इस छोटे से प्रकरण ने दूसरों को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। मार्गरेट ने अचानक आर्य से कहा, ओह सही, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है जूनियर स्कूलमेट, इस बार जो हुआ उसके लिए। अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो मुझे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। आर्य मुस्कुराया। सीनियर स्कूलमेट शुरुआत से ही बहुत मजबूत है। ये सामान्य है कि आपको इस तरह का इनाम मिला। जब उसने ये सुना तो मार्गरेट मुस्कुराए। जूनियर स्कूलमेट वास्तव में लोगों की प्रशंसा करना जानता है। अगर स्कूल में कुछ भी है जिसमें आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। आर्य ने सिर हिलाया। धन्यवाद सीनियर स्कूलमेट। आर्य अभी भी खुद से बहुत खुश था। आखिरकार मार्गरेट वरिष्ठ बैच में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थी। ये निश्चित रूप से अच्छी बात थी कि अगर उसे इसकी आवश्यकता हो तो वह मदद के लिए उसकी तलाश कर सकता है। हर कोई लापरवाही से बात करता था जब उन्होंने डॉर्मेट्री क्षेत्र में प्रवेश किया। फिर वे अपने कमरों में लौट आए और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें अभी भी अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए और फेडरल यूनिवर्सिटी में अपने समय के दौरान जितना संभव हो सके सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। बाद में उन्हें अपनी सैन्य सेवा के दौरान फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी। तब तक वे यंग ड्यूक बनने की दौड़ में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। यह अधिकांश एलीट क्लास के छात्रों का लक्ष्य था और मार्गरेट जैसी प्रसिद्ध हस्ती के पास पहले से ही इसे पूरा करने की संभावना थी। कमरे में वापस आर्य अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद अपनी आंखें फिर से खोलीं। वह नैना से पूछना चाहता था कि हवा के पंख डिवाइन आर्ट कब जगह पर होगी। आखिरकार डिवाइन आर्ट द्वारा लाया गया सुधार अभी उसके लिए बहुत बड़ा था। वह इसे जितनी जल्दी प्राप्त करेगा उतनी ही जल्दी वह समझ पाएगा। उस विचार के साथ आर्य ने अपना हैंडफोन निकाला और नैना को एक संदेश भेजा। पहले प्रवेश परीक्षा की व्याख्या करने के लिए नैना ने उसका संपर्क जोड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अब उपयोगी होगा। कुछ समय बाद आर्य को नैना का संदेश मिला और इसे पढ़ने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। इस व्यक्ति ने वास्तव में उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। वह उसके खिलाफ एक भयावह साजिश नहीं रचेगी, है ना? खासा, यह असंभव था। उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। आर्य ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर डॉर्मेट्री से बाहर चला गया। वहां जाने के रास्ते में उसने कुछ कर्मचारियों से पूछा कि नैना का कमरा कहाँ था और अंत में काफ़ी अजीब नज़रें आकर्षित कीं। कुछ समय बाद आर्य आखिरकार नैना के कमरे के सामने पहुंचा। आर्य ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और अपना गला साफ किया। टीचर नैना, मैं यहाँ हूँ, अंदर आ जाओ। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और कमरे से नैना की बदहवास आवाज़ आई। आर्य ने प्रवेश किया। उसकी नज़र जिज्ञासा से कमरे में घूम गई और महसूस किया कि उसकी जगह में एक शयनकक्ष और एक रहने का कमरा था। रहने वाले कमरे में केवल एक साधारण सोफा और कॉफ़ी टेबल थी। इस पल नैना सोफे पर बैठी थी, शराब पी रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने काफ़ी पी रखी थी और यह महसूस करने के बाद कि आर्य ने प्रवेश किया है, वह नशे में और धुंधली स्थिति में उसे देखने के लिए मुड़ी। कुछ सेकंड के लिए सीधे आर्य को देखने के बाद और ठीक जैसे आर्य ने सोचा कि वह उसे पीटने वाली है, नैना ने अपना सिर घुमाया और एक बार फिर अपनी शराब गड़कना शुरू कर दिया। फिर उसने संतुष्टि के साथ आह भरी। हाँ, कितना अद्भुत! पीने में सक्षम नहीं होना और अभी छात्रों के सामने उस कठोरता को बनाए रखना बहुत कष्टदायक था। जब आर्य ने वह सुना तो उसके होंठों के कोने फल के उसे याद आया कि वह भी एक छात्र था। उसकी कठोरता कहाँ है? यह माहौल पहले से ही बहुत सोवियत था, ठीक है। ठीक जैसे आर्य अपने दिल में कोस रहा था, नैना ने सोफे की तरफ एक बदहवास में इशारा किया और कहा, बैठ जाओ। आर्य वहां गया और बैठ गया।
जैसे ही वह बैठा, नैना ने उन नशीली आंखों से उसे सीधे देखा। वह काफी घबरा गया। बस इस पल नैना ने अचानक एक दयालु मुस्कान दिखाई। आओ, वर्चुअल रियलिटी में चलते हैं। मुझे देखने दो कि तुमने इस समय के दौरान कितना सुधार किया है। अगर मैं तुम्हारे सुधार की गति से संतुष्ट हूं तो मैं इसे तुम्हें अभी दूंगी। उसे पीटे हुए काफी समय हो गया था और यह साथी उसे अभी अजीब तरह से देख रहा था। उसे कुछ अजीब विचार आ रहे होंगे। एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में उसके पास इस साथी को ठीक से शिक्षित करने का कारण था। नैना ने जबरदस्ती अपने लिए एक बहाना पाया। फिर उसने साफ विवेक के साथ आर्य को देखा। जब आर्य ने वह सुना तो वह चौंक गया। ये साथी वास्तव में मतलबी है। वह वास्तव में उसे फिर से पीटना चाहती है और वह डिवाइन आर्ट को चारे के रूप में उपयोग करने जा रही थी। वह उसे स्पष्ट रूप से लुभा रही थी। उसके बाद उसने फिर से याद किया कि वह अब बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसकी युद्ध शक्ति किस स्तर पर पहुंची थी। अब इस हिंसक शराबी के साथ प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में बुरी बात नहीं थी। हो। फिर आर्य ने नैना को देखा और उसका गार्ड ऊपर था। मुझे पहले बताओ, तुम मुझे किस स्तर की शक्ति पर दोगी? जब नैना ने वह सुना तो उसने अपना सिर खुजलाया और फिर से शराब के कुछ घूंट लिए। फिर कहा, जब आपकी शक्ति 30 अपचर तक पहुंच जाती है। नैना ने खुद से सोचा, मैंने पहले उसके लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया है और वह वास्तव में अंत में इसे हासिल करने में कामयाब रहा। इस बार मैं इस लड़के की प्रतिभा को कम नहीं देख सकती। आधे महीने से अधिक समय बीत चुका है। इस लड़के की प्रतिभा के साथ वह शायद पहले ही 20 अपचर तक पहुंच गया हो। मैं इसे बस 30 अपचर पर सेट करूंगी। इससे मुझे उसे थोड़े लंबे समय तक पीटने की अनुमति मिल जाएगी। जहां तक डिवाइन आर्ट की बात है, अगर आर्य नहीं पूछता तो वह स्कूल पहुंचने के बाद उसे देने की योजना बना रही थी। लेकिन चूंकि उसने पूछा, वह बस इसे पहले खरीद सकती थी, फिर उसके बाद मुआवजे के लिए आवेदन कर सकती थी। वैसे भी शैक्षणिक क्रेडिट पर 1 मिलियन का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। जब आर्य ने नैना का अनुरोध सुना तो उसने मुश्किल जगह में होने का नाटक किया और दयनीय रूप से सिर हिलाया। टीचर, आपको मुझ पर हल्का होना चाहिए। वास्तव में वह अंदर से बहुत खुश था। बस 30 अपचर, उसकी शक्ति निश्चित रूप से उससे अधिक थी। उसे डिवाइन आर्ट मिल रही है और इस व्यक्ति के पास अब उसे पीटने का कोई कारण नहीं होगा। हा 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 हा, मैं वास्तव में एक जीनियस हूँ। जब नैना ने ये शब्द सुने और आर्य की झिझकती नज़र को देखा, जिसके बाद कोशिश करने का उसका संकल्प था, तो वह अंदर ही अंदर खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि उसने एक कोमल अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, टीचर बहुत कोमल होगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद से खुश महसूस किया। वे दोनों सोचते थे कि उनकी योजनाओं ने अच्छा काम किया है। उसके बाद आर्य ने रहने वाले कमरे को देखा और कहा, टीचर, वर्चुअल रियलिटी पॉड कहाँ है? नैना ने बोतल में बची हुई शराब गटक ली, फिर लापरवाही से बोतल को एक कोने की ओर फेंक दिया। बोतल ने हवा में एक बड़ा चाप खींचा और अंततः बोतलों के ढेर के साथ कोने में स्थिर रूप से उतरी। ये बिल्कुल भी नहीं हिली। आर्य ने कोने में देखा। कुल 6 बोतलें थीं जो बड़े करीने से 2 पंक्तियों में खड़ी थीं। उसका मुंह हेंट गया। इस व्यक्ति ने वास्तव में इतने कम समय में 6 बोतल शराब पी ली। तुम इतना पानी भी नहीं पीते, है ना? वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस व्यक्ति की सारी शराब कहाँ चली गई। नैना द्वारा बोतल को कोने में फेंकने के बाद वह खड़ी हो गई। उठो, मैं सामान बाहर निकालूंगी। जब आर्य ने वह सुना तो वह सोफे से खड़ा हो गया और एक तरफ चला गया। नैना ने सोफे को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा, फिर उसमें से 2 वर्चुअल रियलिटी पॉड निकाले। 2 काले वर्चुअल रियलिटी पॉड्स को अगल बगल देखते हुए आर्य का चेहरा सख्त हो गया। उसने लाल चेहरे वाली और नशे में धुत नैना को निशब्द होकर देखा। तो इस व्यक्ति ने वास्तव में ये सब योजना बनाई थी। गनीमत है कि वह अब मजबूत था, नहीं तो उसे निश्चित रूप से फिर से पीटा जाता। भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। वर्चुअल रियलिटी पॉड्स को समायोजित करने के बाद नैना और आर्य ने प्रवेश किया और अंदर नेटवर्क से जुड़े। फिर दोनों विशाल आभासी मार्शल आर्ट्स मंच पर दिखाई दिए। नैना ने एक काला बॉडीसूट पहना था जो उसकी पतली गर्म आकृति को रेखांकित करता था और उसके सुंदर काले बाल उसकी कमर तक नीचे गिर गए। एक नाजुक चेहरे के साथ वह काले कमल की तरह आकर्षक थी। बेशक अगर इस व्यक्ति का चेहरा नशे में नहीं लगता तो ये बेहतर होता। एक उन्नत सभ्यता के आविष्कार के रूप में वर्चुअल रियलिटी गति संवेदन और स्थिति दोनों को पूरी तरह से दोहरा सकती थी। आर्य को एहसास हुआ कि उसकी गॉड आर्ट का उपयोग यहाँ भी किया जा सकता है, छोटे पॉकेट हंटिंग डायमेंशन और मानसिक डायमेंशन को छोड़कर जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। नैना के प्रतिद्वंद्वी के रूप में आर्य एक सफ़ेद बॉडीसूट पहने हुए था। वह डैशिंग लग रहा था। वे दोनों सैकड़ों मीटर अलग थे। आर्य ने असहजता से नैना को देखा जो अभी भी नशे की हालत में थी। टीचर, क्या आप बहुत मजबूत बल का उपयोग नहीं कर सकती, है ना? हम 30 अपचर पर सहमत हुए थे, है ना? जब नैना ने वह सुना तो उसने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं।
बेशक, मैं जो कहती हूँ उसका मतलब है। चिंता मत करो, ये निश्चित रूप से केवल 30 अपचा होगा। जैसे ही वह बोली, उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसके चेहरे पर उत्साह की मुस्कान दिखाई दी। उसने अपने पैर की नोक से जमीन को थपथपाया और तुरंत गायब हो गई जब वह आर्य की ओर बढ़ी। नैना की उत्साहित मुस्कान देखकर आर्य कुछ हद तक निशब्द था। ये व्यक्ति परपीड़क नहीं है ना? नैना ने 30 अपच शक्ति का उपयोग किया और आर्य स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत में नहीं फटेगा। उसकी आंखों में रोशनी का एक संकेत चमका। बाद में उसके पीछे एक हरी हवा दिखाई दी। अचानक आर्य के शरीर से एक बढ़ती हुई ताकत बाहर निकली। हवा चारों ओर बह गई, जिससे नैना के लंबे काले बाल हवा में नाचने लगे जब वह उसके पास आए। उसी समय इसने नैना को भी, जो शुरू में लाल और उत्साहित थी, थोड़ा चौंकने पर मजबूर कर दिया। कुछ गड़बड़ लग रही है। आर्य की अचानक शक्ति के विस्फोट ने नैना को उसकी नशे की मूर्खता से जगा दिया था। इस पटकथा में कुछ गड़बड़ है। इस साथी की ताकत पहले से ही 30 अपच के करीब थी। ये कैसे हो सकता है? यह आदमी बहुत जल्दी सुधार कर रहा है। ठीक जैसे नैना बदहवास थी, आर्य ने तिरछी मुस्कान दी और अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली जब उसने नैना के पेट पर हमला किया। उसकी मुट्ठी के ऊपर हरे विंड ब्लेड्स थे। वे घूमते हुए सीटी बजाते थे और बहुत तेज थे। वे वास्तव में दर्दनाक लग रहे थे। आर्य ने विपरीत लिंग पर बिल्कुल दया नहीं दिखाए। आप मजाक कर रहे होंगे। इस हिंसक महिला को उसकी दया की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। ये पहले से ही एक आशीर्वाद था कि उसने उसे नहीं पीटा। बढ़ती हुई ताकत ने हवा को हिला दिया और एक गड़गड़ाहट का झटका दिया। नैना इस पल अपने होश में आ गई। उसने अपने पेट की ओर आ रही इस मुट्ठी को देखा और अपने होठों को मुस्कान में सिकोड़ लिया क्योंकि उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी। उसके शरीर के भीतर से एक जानवर की दहाड़ गूंजी। फिर उसके दाहिने हाथ ने तेजी से आर्य की मुट्ठी को रोक दिया और उसकी गोरी और पतली हथेली के चारों ओर सुनहरी रोशनी की किस्में चमक उठीं। उसका शरीर जैद जैसा था। बूम! उनकी मुट्ठियां मिलीं और भयानक ताकतों की टक्कर गूंज उठी। झटके के बाद जंगली हवाएं बन गईं, लेकिन जमीन पर एक भी दरार नहीं थी। नैना ने जल्दबाजी में आर्य की मुट्ठी को रोक दिया। समर्थन के लिए अपने पैर की उंगलियों को जमीन की ओर इंगित करते हुए उसकी बाईं मुट्ठी घूमी और आर्य के चेहरे का स्वागत किया। आर्य गुस्से में था। जब आप लड़ रहे होते हैं तो आप लोगों के चेहरे पर नहीं मारते। वह केवल उसके पेट के लिए लक्ष्य बना रहा था, ठीक है? उसने उसकी छाती को मारने की हिम्मत भी नहीं की। डर था कि यह हिंसक महिला गुस्से में आ जाएगी। आर्य ने अपनी बाईं हथेली को नैना की बाईं कलाई की ओर उठाया। अंत में जिस क्षण वह नैना की बाईं कलाई के संपर्क में आया, वह अपनी ताकत से छुटकारा पा गया और नैना की मुट्ठी ताकत में गिरावट के बिना झूलती रही। उसकी झूलती मुट्ठी से हवा उमड़ पड़ी और आर्य के चेहरे को एक चुभने वाला दर्द दिया। उसकी आंखों के नीचे की रोशनी चमकी और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई। उसके पैर की उंगलियों की नोक ने जमीन को छुआ और उसका शरीर गायब हो गया। उसके बाद आर्य का शरीर नैना के पीछे दिखाई दिया। उसका दाहिना पैर एक काली परछाई में बदल गया और नैना की पतली कमर की ओर बह गया। नैना ने गति को महसूस किया। उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखाई दिया और वह अपने पूरे शरीर से ताकत का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सकी जब वह आर्य के पास से गुजरी। आर्य को अपनी छाती के चारों ओर जकड़न महसूस हुई। फिर उसके शरीर को नैना की ताकत से उड़ते हुए भेज दिया गया। नैना ने उसे उड़ते हुए भेजने के बाद हमला करना जारी नहीं रखा। उसने केवल उसे आश्चर्य से देखा। उसने अभी अभी उस हमले के लिए उपयोग की जाने वाली ताकत की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी थी। ये पहले से ही 30 अपच से अधिक शक्ति थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से जारी नहीं रखा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्य की शक्ति पहले से ही 30 अपच से अधिक हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि इस साथी ने अपनी फायर गॉड आर्ट का उपयोग नहीं किया है, जिसका मतलब है कि इस साथी की शक्ति 30 अपच से बहुत अधिक हो सकती है। ये वृद्धि बहुत तेज है ना? पहले नैना ने यह भी सोचा था कि इस साथी की सुधार की दर धीमी हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में इतनी जल्दी सुधार किया कि वह उस जानकारी को संसाधित भी नहीं कर सकी। रुकने से पहले आर्य 100 मीटर से अधिक पीछे उड़ गया। उसने अपनी थोड़ी दर्द वाली छाती को रगड़ा और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने नैना को सदमे में उसे देखते हुए देखा तो आर्य मुस्कुराया। टीचर, मैंने आवश्यकता पूरी कर ली है ना? आप मुझे अब डिवाइन आर्ट दे सकती हैं, हाँ? नैना ने जवाब नहीं दिया। वह अचानक गायब हो गई और इससे पहले कि आर्य प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक मजबूत बल महसूस किया। फिर वह एक हल्की सुगंध से लिपटा हुआ था और अपने बाएं गाल पर कुछ नर्म महसूस किया। यह एहसास है। उसके दिमाग ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब उसे अपने माथे पर तीव्र दर्द महसूस हुआ। यह इतना दर्दनाक था कि उसके आंसू बाहर आने की कगार पर थे। ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर एक बड़ा उभार बढ़ गया हो। उसके बाद नैना की आवाज़, जो गुस्से के उन्माद से जल रही थी, आए छोकरे, मुझे चाल चलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
जैसे ही वह चिल्लाए, नैना मदद नहीं कर सकी, लेकिन बाहर पहुंचकर आर्य के माथे पर जोर से झटका दिया। यह अभी ठीक उसी स्थान पर लगा। शुरुआती दर्द के ऊपर और दर्द जोड़ना, ये केवल 1+1 की समस्या नहीं थी। आह टीचर, टीचर रुको, मेरा सिर दुख रहा है। नैना ने आर्य को अपने दाहिने हाथ से गर्दन से पकड़ रखा था और आर्य केवल अपनी बाहें हिला सकता था, वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए दृढ़ था, वह जीवन भर इस झगड़े को याद रखेगा। आर्य की चीखें सुनकर नैना ने आखिरकार उसे जाने दिया। जिस पल आर्य को अपनी आज़ादी मिली, उसने तुरंत अपने माथे पर दबाया। एसएस, कितना बड़ा उभार है। ये बहुत बुरी तरह से दर्द करता है। यह इतना दर्दनाक था कि उसके पास ये पता लगाने का समय भी नहीं था कि वह नर्म चीज़ वास्तव में क्या थी, इससे पहले कि उसका पूरा अस्तित्व दर्द से हैरान था। टस्क, खून का ये नुकसान। गनीमत है कि उसका भौतिक शरीर काफ़ी मजबूत था। उसकी गोडाट के साथ मिलकर उसके माथे पर उभार कुछ ही सांसों में गायब हो गया। आर्य ने अपना सिर उठाया और नैना को देखा। अंत में उसने देखा कि यह महिला गुस्से में थी, क्योंकि उसने बाहें क्रॉस करके उसे घूरा, जिससे वह बहुत खुश हो गया। मुझे मेरी डिवाइन आर्ट मिल गई। खासा टीचर, क्या आप मुझे तब डिवाइन आर्ट दे सकती हैं? जब नैना ने वह सुना तो उसे अपने दिल में दर्दनाक सनसनी महसूस हुई और वह इसके बारे में खुश नहीं थी। हालांकि वह उसे शुरू से ही देने का इरादा रखती थी, लेकिन वह बहुत संतुष्ट महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पीटने का मौका नहीं मिला। इस आदमी को पीटना वास्तव में अच्छा लगता है। लेकिन ये सोच केवल एक पल के लिए उसके सिर में दिखाई दी। उसने अपनी भौहें उठाईं और सीधे आर्य को देखा। युवा आदमी, तुम्हारे पास कल्टीवेशन से संबंधित किसी तरह की गॉड आर्ट होनी चाहिए, है ना? अन्यथा तुम्हारे लिए इतनी जल्दी सुधार करना असंभव है, यहाँ तक कि तुम्हारी गॉड आर्ट भी मजबूत हो गई है। जब आर्य ने वह सुना तो उसने इनकार नहीं किया। ये सही है। गॉड आर्ट, जागरण और समझ जैसी चीज़ें व्यक्तिगत थीं। भले ही नैना नशे में थी, लापरवाह थी और उसे पीटना भी चाहती थी, उसने हमेशा उसकी अच्छी देखभाल की थी, इसलिए आर्य ने जानबूझकर उससे कुछ भी नहीं छिपाया। आर्य ने जो कहा उसे सुनने के बाद नैना का मुंह फड़का। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस साथी के पास वास्तव में गॉड आर्ट का ये पहलू होगा। इसके अलावा इस साथी की सुधार की गति से इस तरह की कल्टीवेशन प्रकार की गॉड आर्ट का स्तर काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। यह उसकी गॉड आर्ट से भी मजबूत हो सकता है। इस पल नैना ने अचानक उस नीले बालों वाली लड़की को याद किया। अलीशा की गॉड आर्ट ब्रह्मांड में शीर्ष गॉड आर्ट से संबंधित थी। दुर्भाग्य से ये जागृत नहीं हुई थी, अन्यथा जब अलीशा बड़ी होती तो वह मनुष्यों के लिए बहुत मददगार होती। उसके पिता ने भी आशा की उस किरण को पकड़ रखा था और जागरण ऊर्जा की तलाश में बाहर गए थे। बहुत बुरा हुआ कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं थी, अन्यथा वह भी मदद करती। आखिरकार वह अलीशा को बचपन से जानती थी और उसने हमेशा अलीशा को अपनी छोटी बहन की तरह माना था। उस विचार के साथ नैना ने आगे नहीं सोचा। जब वह अलीशा के मुद्दे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती तो वह उत्तेजित हो जाती। उसके बाद नैना ने आर्य को देखा और कहा, वास्तव में युद्ध के मैदान पर तुम्हारे प्रदर्शन को पहले ही उच्च अधिकारियों द्वारा देखा जा चुका था। तुम्हारे अनुभव को जानते हुए उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुमने शायद किसी तरह की शक्तिशाली कल्टीवेशन गॉड आर्ट जागृत की है। उच्च अधिकारियों ने स्वाभाविक रूप से आर्य के अनुभव को अपने दिमाग में उकेर लिया था। आर्य पर सभी वीडियो केवल बाहर वालों के लिए एक शो थे। शुरुआत में जब आर्य को विश्वविद्यालय में अनुशंसित किया जा रहा था, तब तक उसने उच्च अधिकारियों की आंखों में प्रवेश नहीं किया था। फेडरल यूनिवर्सिटी ने केवल ये सोचा था कि आर्य को कल्टीवेशन से संबंधित किसी तरह की अनूठी गॉड आर्ट जागृत करनी चाहिए थी। युद्ध के मैदान पर आर्य के प्रदर्शन को देखने के बाद ही उच्च अधिकारियों ने आर्य पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। आखिरकार वह चौथे स्तर का प्रोडिजी था, जिसके पास अपच ओपनिंग स्टेट की शक्ति थी और केवल 2 महीने बीत चुके थे। समय सीमा बहुत कम थी और इस प्रकार एकमात्र उचित स्पष्टीकरण उसके पास गॉड आर्ट होना था। इसके अलावा ये निश्चित रूप से एक बेहद मजबूत गॉड आर्ट थी। नतीजतन कई उच्च अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि आर्य ने जो गॉड आर्ट बहुत शुरुआत में जागृत की थी, वह एक बेहद शक्तिशाली कल्टीवेशन प्रकार की गॉड आर्ट थी। ये भौतिक शरीरों के तेजी से विकास से संबंधित गॉड आर्ट के बराबर था, जिसे एल्फ जाति के कुछ प्रोडिजीज जागृत करेंगे। यही कारण था कि आर्य को सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में पदोन्नत किया गया था। प्रोडिजीज जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, खासकर आर्य जैसे प्रोडिजी के लिए उन्हें हमेशा तरजीही उपचार प्राप्त होगा। जिस बात से आर्य अनजान था वह ये तथ्य था कि अनगिनत उच्च अधिकारी वास्तव में उस पर बुरी तरह झगड़ रहे थे। लेकिन अंत में विभिन्न कारणों पर विचार करने के बाद उन सभी ने आर्य के फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास में रहने के लिए सहमति व्यक्त की। आखिरकार वह वर्तमान में अभी भी बहुत कमज़ोर था और वहां रहने से उसे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आर्य ने अपना सिर हिलाया। मेरी गॉड आर्ट वास्तव में कल्टीवेशन से संबंधित है।
इसमें सुधार के लिए मेरी व्यक्तिगत ताकत की आवश्यकता होती है क्योंकि यह बढ़ता है। आखिरकार, यदि वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन के अंदर और भी मजबूत प्रकाश गोले प्राप्त करना चाहता था, तो उसे मजबूत जानवरों का शिकार करने के लिए अपनी ताकत में सुधार करना पड़ा। और हालांकि उसने 2 महीनों में बहुत सुधार किया था और खुद को काफ़ी मजबूत किया था, फिर भी भीतर मजबूत जानवर थे। ब्रह्मांड बहुत बड़ा था और 1 या 2 से अधिक प्लेनेटरी स्टेट दौड़ थीं। शीर्ष ग्रेड दौड़ और भी मजबूत थी, और इस प्रकार मानव जाति ने ऐसे प्रोडिजीज पर अधिक जोर दिया। आर्य ने कभी अपनी क्षमताओं को छिपाने के बारे में नहीं सोचा, और न ही वह उन्हें हमेशा के लिए छिपाने में सक्षम था। वह केवल पॉकेट हंटिंग डायमेंशन की सच्चाई को छिपाकर और इसे गॉड आर्ट के रूप में समझाकर लाभ प्राप्त करेगा। चूंकि पॉकेट हंटिंग डायमेंशन को उसके प्रशिक्षण के समय को छिपाने की हद तक इतनी अच्छी तरह से कवर किया जा सकता था, इसलिए आर्य बेहद व्यवस्थित महसूस कर रहा था और इसके उजागर होने के बारे में कोई चिंता नहीं थी। ये सुनकर नैना ने अपना सिर हिलाया और आर्य की पीठ थपथपाई। अगर ऐसा है तो हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी को इससे बहुत कुछ मिला है। ठीक है, तुम वास्तव में कितने मजबूत हो, मुझे देखने दो। नैना के शब्दों को सुनकर आर्य की आंखें चमक उठीं। वास्तव में उसे अपनी वर्तमान ताकत को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता थी। यदि वह खुद इसके बारे में अनिश्चित था, तो कौन जानता है कि कोई आपदा को लुभाने में बहुत आगे निकल सकता है। लेकिन उसने नैना को देखा और जवाब दिया, मैंने वास्तव में हाल ही में अपनी शक्तियों में सुधार किया है। नैना तुरंत आर्य का मतलब समझ गई और अपनी आंखें घुमाईं। मैंने सभी प्रकार की चीजें देखी हैं, क्या ये केवल ताकत में वृद्धि नहीं है? इसे लाओ। आर्य को तुरंत लगा कि नैना निस्संदेह एक युवा और अत्याचारी ड्यूक थी। इसके साथ उसके शरीर में सारी शक्ति फूट पड़ी। फायर गॉड आर्ट, विंड गॉड आर्ट, लाइटनिंग गॉड आर्ट, प्रथम बॉडी गॉड आर्ट और 6 गुना वृद्धि स्ट्रेंथ गॉड आर्ट, उन सभी ने हलचल मचानी शुरू कर दी। बूम! आर्य के शरीर से तुरंत एक उग्र आभा निकली। जब नैना ने हवा, लपटें, बिजली और काले बादलों को आर्य के चारों ओर चमकते देखा, तो उसकी आंखें उसके मुंह के साथ अनियंत्रित रूप से चौड़ी हो गईं। उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ताकत में यह वृद्धि बहुत अधिक थी, है ना? लेकिन अपने शब्दों को याद करते हुए उसने अपने आश्चर्य को जबरदस्ती दबा दिया। आर्य की उग्र शक्ति को महसूस करते हुए उसने थोड़ी भौहें सिकुड़ी और बोली, आओ मुझ पर हमला करो। आर्य ने अपना सिर हिलाया। तो मैं आ रहा हूं टीचर, सावधान रहें। नैना ने उस पर अपनी भींची हुई मुट्ठी लहराई। तुम बदबूदार छोकरे, अब घमंडी हो, है ना? उस थोड़ी सी ताकत के साथ तुम मुझे हिला भी नहीं पाओगे, भले ही मैं यहाँ स्थिर खड़ी रहूं। आर्य के मुंह के कोने फड़के। ये बहुत निर्दयी है ना? लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए वह आगे बढ़ा। बूम! जमीन जिसे वह पिछली बार तोड़ने में असमर्थ था, वास्तव में हर जगह मकड़ी के जाले जैसी दरारें थीं। आर्य का शरीर प्रकाश में बदल गया जब वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया। वह नैना के दाईं ओर दिखाई दिया और अपनी दाहिनी मुट्ठी को उसके चारों ओर घूमने वाली सभी विभिन्न गॉड आर्ट्स के साथ उजागर किया और एक धड़कती हुई आभा उत्सर्जित की। आर्य ने नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान को देखा क्योंकि उसकी आंखों में प्रकाश की एक झिलमिलाहट दिखाई दी। उसने तिरछी मुस्कान दी और उसकी अभिव्यक्ति बर्फ ठंडी हो गई जब उसने एक मोड़ किया और एक मुक्का मारा। बूम! एक और गूंजने वाला विस्फोट हुआ। मुट्ठी की बची हुई शक्ति हवा में लकीर बन गई क्योंकि दहन द्वारा जली हुई गंध उत्पन्न हुई। हवाएं बवंडर द्वारा गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ अराजकता में बह गईं। यह मुट्ठी तीसरे वर्ष के छात्रों के अभिभूत महसूस करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इस शक्तिशाली मुट्ठी को नैना के निपुण हाथों ने धीरे से रोक दिया। बढ़ती हुई शक्ति पूरी तरह से बंद हो गई थी, बिना एक कतरा लीक हुए। आर्य ने अपना रुख बनाए रखा क्योंकि नैना के जैद जैसे हाथों ने उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया। तनाव कम होने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। आर्य, नैना के चेहरे पर उदासीन मुस्कान देखकर उसने अपनी मुट्ठी को देखा जो रुकी हुई थी। आर्य अब अपनी बर्फ ठंडी अभिव्यक्ति को बनाए नहीं रख सका। इतना अजीब, मेरी पूरी मुट्ठी वास्तव में पकड़ी गई थी, बस ऐसे ही। आर्य नुकसान में था, क्या मैं बहुत नौसिखिया हूं? जब उसने नैना की उदासीनता देखी तो उसने अपनी ताकत दिखाने की योजना बनाई थी। लेकिन अंत में उसके पास उसके खिलाफ उपयोग करने के लिए कोई ताकत भी नहीं थी। आर्य को एक बार फिर अपनी नौसिखिया होने के तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उसने नैना की ओर देखा और एक अजीब हंसी दी। तो टीचर, आपको क्या लगता है, मेरी शक्ति कैसी है? नैना ने धीरे धीरे आर्य की मुट्ठी छोड़ी और उसे तिरस्कार में देखा। शक्ति के केवल 101 अपच, बहुत नौसिखिया। भले ही उसने ऐसा कहा था, नैना का दिल सदमे से भर गया था। ये ज्ञात होना चाहिए कि 25वें ग्रह को छोड़ने के ठीक बाद आर्य की शक्ति केवल 10 अपच से अधिक थी। इसका मतलब था कि 10 दिनों की छोटी अवधि में आर्य ने 90 से अधिक अपच शक्ति प्राप्त की थी। यह उससे कहीं अधिक तेज था जो उसने कभी प्राप्त किया था।
ऐसा लगता है कि इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी जल्दी सुधार कर सके, है ना? जब आर्य ने नैना का जवाब सुना तो वह एक मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। इसे अभी तक उसकी पूरी ताकत नहीं माना जा सकता था। आखिरकार उसके पास अभी भी स्ट्रेंथ गॉड 8 में 7 गुना और 8 गुना वृद्धि थी, साथ ही साथ सुरक्षात्मक प्रथम ढाल जिसे उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था। अगर यह एक वास्तविक लड़ाई थी तो उसकी सच्ची शक्ति 120 अपच तक पहुंचनी चाहिए, जो और भी अधिक थी। इसका मतलब था कि 1 दर्जन विषम दिनों की छोटी अवधि में उसने अपनी शक्ति को 6 अपच से 120 अपच तक बढ़ा दिया था। मैं वास्तव में एक प्रोडिजी हूँ। आर्य तुरंत अपनी निराशा से उबर गया। मैं बस बहुत मजबूत हूँ। ठीक इसी समय नैना ने आर्य को देखा और पूछा, क्या तुम अपने सुधार की गति को बनाए रखने में सक्षम हो? ये सुनकर आर्य ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। नहीं, ऐसे समय होते हैं जब मैं जल्दी सुधार कर सकता हूँ और ऐसे समय होते हैं जब ये धीमा हो जाता है। यदि वह कर सकता तो वह इतनी जल्दी सुधार करने में सक्षम होना चाहता था, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि आयाम ने उसे चेहरा दिया या नहीं। मैं गंभीर रूप से घायल गॉडार्ड जानवर का सामना कब कर पाऊंगा? यही वह समय है जब मैं उड़ सकता हूँ। अन्यथा उसे जमीन पर दौड़ना जारी रखना होगा, लेकिन उसकी दौड़ने की गति धीरे धीरे बढ़ जाएगी। नैना ने अपनी आंखें घुमाई जैसे कि थोड़ी निशब्द हो। उसने फिर पूछा, क्या इस गॉडार्ड पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत स्थिर नहीं है? यह असंगत क्यों है और हाल ही में तेज हो गया? आर्य ने अपनी ठुड्डी को खुजलाया और अपनी छाती को फुलाया। कौन जानता है, शायद इसलिए कि हाल ही में प्रशिक्षण के दौरान मेरे रुख अधिक सौम्य हो गए। वह ये नहीं समझा सकता कि उसने वास्तव में पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में बचे हुए टुकड़े उठाए, है ना? नैना के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान दिखाई दी जो ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी को पीटने वाली हो। जब आर्य ने उसकी अभिव्यक्ति देखी तो उसे तुरंत अपना कारण बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। उसका दिमाग तेजी से चला और उसने इस पर गंभीरता से विचार किया। शांति से इसका विश्लेषण करने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। एक और अच्छा कारण था। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं युद्ध के मैदान पर गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो शायद मेरी गॉडार्ड फट जाएगी और गंभीर चोटों से उबरने के बाद बहुत तेजी से काम करेगी। आर्य को लगा कि कारण तार्किक था। ये सुनकर नैना के होंठ फड़के। क्या इस साथी को नहीं पता था कि नैना ने गॉड आर्ट्स की वजह से अर्थ एरा से बहुत सारी एक्शन एनीमे देखी थी? उसकी मुस्कान धीरे धीरे कोमल हो गई। अगर ऐसा है तो टीचर को तुम्हारी गॉड आर्ट को सक्रिय करने में मदद करने दो। आर्य ये सुनकर चौंक गया और नैना की कोमल मुस्कान को संदेह से देखा। टीचर इसे कैसे सक्रिय करने की योजना बना रही है? क्या उसके पास किसी तरह की किस्मत विशेषता क्षमताएं हैं? इससे पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में गंभीर रूप से घायल जानवरों का सामना करने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। सरल, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम आधे मर न जाओ, फिर तुम वसूली गॉड आर्ट का उपयोग करके ठीक हो जाओगे। क्या ये तुम्हारी गॉड आर्ट की स्थिति को विस्फोट नहीं करेगा? मुझे अपने नियंत्रण पर पूरा भरोसा है, तो आराम करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आर्य, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास में नैना को देखा। तुम वास्तव में इस तरह के तरीके के बारे में सोच सकती हो? ये वास्तव में एक अंधा स्थान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हिंसक महिला वास्तव में ऐसी बात सोचेगी। लेकिन चूंकि वह लगातार उसे पीटने के बारे में सोच रही थी, इसलिए यह विचार किसी भी तरह से अजीब नहीं था। उसने नैना की प्रत्याशा को देखा और तुरंत बाहर निकल गया। 1 मिनट रुको। टीचर, आपको मेरी व्याख्या सुनने की ज़रूरत है। वास्तव में मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह गंभीर रूप से घायल होने के कारण नहीं है। मेरा विश्वास करो। वह एक आत्मपीड़क नहीं था और स्वाभाविक रूप से पीटा जाना नहीं चाहेगा। नैना मूल रूप से मजाक कर रही थी, इसलिए जब आर्य ने इसे समझाया तो उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। भले ही आर्य की शक्ति में वृद्धि अच्छी बात थी, इसके बाद उसने विषय बदल दिया। चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें एक डिवाइन आर्ट खरीद कर दूंगी। इसके साथ उसकी आकृति वर्चुअल रियलिटी से गायब हो गई। आर्य चौंक गया। डिवाइन आर्ट नहीं खरीदी गई थी, लेकिन चूंकि नैना पहले से ही बाहर थी, वह साथ चला गया। बाहर नैना ने आर्य को डॉन नेटवर्क नामक एक एकदम नई वेबसाइट पर पंजीकरण करना सिखाया। ये वेबसाइट डॉन सिस्टम के सभी प्रतिष्ठित स्कूलों द्वारा साझा की गई एक आंतरिक वेबसाइट थी। चूंकि अनगिनत पुरस्कार स्कूलों में सार्वजनिक उपयोग के लिए थे, उदाहरण के लिए दाव आत्मज्ञान कक्ष, सभी शैक्षणिक क्रेडिट तैयार किए गए थे और विभिन्न स्कूलों के बीच सहयोग के अनुसार तैयार किए गए थे। बेशक हर स्कूल के पास अपने संसाधन थे, उदाहरण के लिए योग्य शिक्षक और छात्रों को वितरित किए गए अद्वितीय संसाधन आदि। वेबसाइट ने खाते के रूप में उसकी पहचान का उपयोग किया। पंजीकरण के बाद आर्य ने पाया कि उसकी पहचान पहले से ही फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास का प्रथम वर्ष का छात्र थी। इसने उसके 10,000 शैक्षणिक क्रेडिट भी बताए, जो उसका सैन्य अभ्यास इनाम था। उसी समय एक मेल था जिसे खोला नहीं गया था।
उसने भेजने वाले की जांच की और देखा कि यह नैना थी। इस समय नैना ने आर्य के लिए हवा के पंख डिवाइन आर्ट खरीदने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक क्रेडिट का उपयोग करने के बाद आगे बढ़ना बंद कर दिया। उसकी योजना स्कूल को समझाने और आर्य के इनाम को शैक्षणिक क्रेडिट के रूप में मुआवजा देने के लिए आवेदन करने की थी, जो उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नैना ने आर्य को देखा और कहा, क्या तुमने मेल देखा? आर्य ने सिर हिलाया। इसे खोलो और डिवाइन आर्ट अंदर है। ओ सही, तुम्हें इसे दूसरों को देने की अनुमति नहीं है या तुम्हारा क्रेडिट मूल्य काट लिया जाएगा। क्रेडिट मूल्य एक संकेतक था जो हर फेडरल नागरिक के पास था, और यदि आप सार्वजनिक रूप से कुछ गलत करते हैं या कानून के खिलाफ करते हैं तो आपकी साख कम हो जाएगी। बेशक यदि आप कानून तोड़ते हैं तो सभी प्रकार के कानून और नियम थे, और यहाँ तक कि जेल का समय भी आपका इंतजार कर रहा था। और यदि आपका क्रेडिट मूल्य बहुत कम है तो आपको नौकरी या यहाँ तक कि साथी खोजने में मुश्किल होगी। आखिरकार नौकरी चाहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहेंगे जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो। यही साथी की तलाश में भी लागू होता है। हमेशा ऐसे लोग होते थे जिन्होंने बहुत सारे गलत काम किए जिसके कारण उनका क्रेडिट मूल्य बहुत कम हो गया और वे एक बुरी जगह या यहाँ तक कि अंतरिक्ष समुद्री डाकू और इस तरह के सुपर अपराधी के रूप में समाप्त हो गए। एक कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक के रूप में आर्य का क्रेडिट मूल्य स्वाभाविक रूप से पूरा था। नैना ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से पूछा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे मुझे ऐसे ही दे रही हैं? नैना मुस्कुराए, मैंने पहले ही स्कूल में एक आवेदन कर दिया है। जब आर्य ने वह सुना तो वह आगे नहीं बोला। मुझे इस व्यक्ति का फिर से एक और एहसान चुकाना है और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे चुकाना है। उसने डिवाइन आर्ट मेल खोलने के लिए टैप किया और फिर वह पूरी तरह से सन्न रह गया। कुल 3000 से अधिक पृष्ठों वाला एक पाठ दस्तावेज था। ये शब्दों से भरा था और दस्तावेज में कहा गया था कि शब्दों की कुल संख्या 3200,000 थी। हालांकि इंटरस्टेलर एरा और अर्थ एरा का पाठ थोड़ा अलग था, लेकिन यह आमतौर पर काफी समान था। आर्य, उसने शब्दों में ढके दस्तावेज को देखा। उसका दिमाग खाली हो गया। क्या वह वास्तव में डिवाइन आर्ट कल्टिवेशन विधि देख रहा है? क्या यह एक उपन्यास नहीं है? क्या ये 3 मिलियन से अधिक शब्दों वाली पाठ्य पुस्तक के बराबर नहीं है? ओह माय गॉड! आर्य को अचानक सिर दर्द हुआ। तस्क, यह उस महिला द्वारा मारे जाने का दुष्प्रभाव होना चाहिए। नैना ने एक घूंट शराब पी फिर संतुष्टि के साथ आह भरी और कहा, चूंकि हम डिवाइन आर्ट का खजाना या अवसर बनाने के लिए योग्य नहीं हैं, हम केवल उन्हें शब्दों के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन आर्ट जैसी चीज़ों के साथ इसे ठीक से समझाने के लिए शब्दों का उपयोग करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसलिए भले ही कोई डिवाइन आर्ट खरीदता है, वह शायद इसमें महारत हासिल करने में सक्षम न हो, और बस इसमें महारत हासिल करने की कोशिश करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नैना को सुनने के बाद आर्य का सिर और भी दुखने लगा। इतने सारे शब्द पढ़ने के बाद भी कोई इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता है। ये भयानक था। आर्य को अचानक हार मानने की इच्छा हुई। लेकिन जब उसने इसे प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए सभी पुरस्कारों के बारे में सोचा तो आर्य केवल अपने दांत भींच सकता था, अपने आंसू रोक सकता था और नैना को सुनना जारी रख सकता था। जब नैना ने आर्य के चेहरे पर सदमे और निराशा को देखा तो वह मुस्कुराई और उसके कंधे पर जोर से थपथपाया। छोकरे, तुम्हें खुद पर और अधिक भरोसा होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ इस डिवाइन आर्ट में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये कहकर उसने जारी रखने से पहले विराम लिया, भले ही तुम इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते, ये तुम्हारी विंड गॉड आर्ट के लिए बहुत मददगार होगा, इसलिए तुम फिर भी नहीं हारोगे। नैना ने जो कहा उसे सुनने के बाद आर्य ने सिर हिलाया। उसने पहले उन 4 रून से प्रथम ढाल का उपयोग किया था और स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि डिवाइन आर्ट को समझने की प्रक्रिया वास्तव में गॉड आर्ट की समझ और अनुप्रयोग थी। हालांकि वह अभी भी कुछ हद तक हतप्रभ था। लेकिन क्या बहुत सारे शब्द नहीं हैं? कुछ मिलियन। उसे उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन आर्ट इस तरह से सीखी जाती है। एक विन डिवाइन आर्ट को कुछ मिलियन शब्दों की शिक्षण सामग्री की आवश्यकता थी। ये थोड़ा बहुत अधिक है ना? जब नैना ने वह सुना तो उसे एक असहनीय याद या कुछ याद आया। उसने एक गंदी अभिव्यक्ति के साथ कहा, कुछ मिलियन शब्द बहुत हैं। गिरा हुआ तारा मुट्ठी में 21 बिलियन शब्द हैं। क्या मैंने बिल्कुल शिकायत की? वह अभी भी गिरा हुआ तारा मुट्ठी सीख रही थी और उसे लगा कि उसका दिमाग उन सभी शब्दों को देखकर काम रहा है। गंभीरता से उसने तब तक पढ़ा जब तक वह उल्टी नहीं करना चाहती थी। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट का स्तर जितना ऊंचा होगा उसका आईक्यू उतना ही अधिक होगा, लेकिन यह एक गॉड आर्ट का उपयोग था, इसलिए इसे समझना स्पष्ट रूप से कठिन था। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट भी इसे देखकर पागल हो जाएंगे। आर्य, ये पहली बार था जब उसने उसकी यह अभिव्यक्ति देखी और वह हंसना चाहता था लेकिन वह बस नहीं कर सका। उसका चेहरा शायद वैसा ही था। ओह,
दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक एक दूसरे के लिए सहानुभूति महसूस की। फिर नैना ने जारी रखा, ठीक है, मैंने तुम्हें डिवाइन आर्ट दे दी है, और भले ही मुझे विंड गॉड आर्ट नहीं पता है, गॉड आर्ट्स के उपयोग में कमोबेश समान बिंदु होंगे, इसलिए यदि तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। जैसे ही नैना बोली, उसने स्टोरेज रिंग से एक और बोतल शराब निकाली और इसे गटक लिया, जैसे कि उसका बात करना जारी रखने का इरादा नहीं था। इस साथी ने उसे गिरा हुआ तारा मुट्ठी के 21 बिलियन शब्दों द्वारा हावी होने के डर को याद दिलाया और तुरंत अपने लीवर में दर्द महसूस किया। आर्य निशब्द था जब उसने नैना को बिना एक शब्द कहे शराब गटकते देखा। बाद में उसने कहा, मैं पहले एक कदम बढ़ाऊंगा। फिर उसे डिवाइन आर्ट मिल गई। अब जाने का समय था। इस हिंसक शराबी से दूरी बनाए रखना बेहतर था अगर उसे फिर से पीटा जाता है। सही, उन शराब की बोतलों को फेंकने में मेरी मदद करो। नैना को कुछ याद आया और कोने में बड़े करीने से व्यवस्थित बोतलों की ओर इशारा किया। आर्य, उसकी आंखों में हरी रोशनी चमकी और उन बोतलों को अपनी तरफ तैराने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग किया। फिर बिना किसी अभिव्यक्ति के नैना को देखा। क्या आपको अभी भी कुछ और फेंकने की जरूरत है? नैना ने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाया। जाओ। जैसे ही वह बोली, उसने शराब का एक और घूंट पी लिया। आर्य मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। फिर सभी बोतलें गलियारे के किनारे कूड़ेदान में फेंक दीं। उसके बाद वह खुशी से अपने स्वयं के डॉर्मेट्री में वापस चला गया। उसे डिवाइन आर्ट मिल गई। अगला उसे कल्टीवेट करना होगा। वह बिस्तर पर बैठ गया, नैना द्वारा भेजे गए मेल को खोला, दस्तावेज में 3 मिलियन से अधिक शब्दों को देखा और उसके होंठ फड़कने से खुद को रोक नहीं सके। उसने जबरदस्ती दस्तावेज को बंद करने की इच्छा को दबा दिया और इसे गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। दस्तावेज की शुरुआत कुछ सरल विंड गॉड आर्ट उपयोग विधियां थीं। विंड गॉड आर्ट के ज्ञान के बिना इसे पढ़ने वाला कोई व्यक्ति बहुत भ्रमित हो सकता है, लेकिन आर्य के लिए, जिसे पहले से ही विंड गॉड आर्ट की अच्छी समझ थी, वह अभी भी समझ सकता था। हालांकि आर्य ने जितना अधिक पढ़ा, सामग्री उतनी ही अस्पष्ट होती गई, ठीक वैसे ही जैसे प्रथम ढाल के मामले में था। एकमात्र अंतर यह था कि प्रथम ढाल डिवाइन आर्ट के रहस्य सभी सीधे उसके दिमाग में प्रसारित किए गए थे और उसके लिए समझना बहुत आसान था। अभी उसे पाठ से रहस्यों को थोड़ा थोड़ा करके निकालना था और डिवाइन आर्ट में महारत हासिल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हटाना था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मनुष्यों का विकास हाल ही में हुआ था और डिवाइन आर्ट प्राप्त करना पहले से ही एक उपलब्धि थी। यदि वह एक निरंतर परंपरा स्थापित करना चाहता था तो उसे अधिक समय की आवश्यकता होगी। ये चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। और आर्य की मानसिक शक्ति इस छोटे मानसिक डायमेंशन में बह गई और अंदर तैरती हुई उज्ज्वल बैंगनी रोशनी का एक समूह गायब हो गया, जो उसे पोषण देने वाली ठंडी ऊर्जा में बदल गया। उसके बाद उसका दिमाग अत्यधिक गतिविधि की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसकी समझ की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसका दिमाग बहुत साफ हो गया। आर्य ने विशाल काले बाघ द्वारा गिराए गए 3 बैंगनी गोलों में से केवल एक का उपयोग किया और 2 को रखा। अगर उसे उनकी आवश्यकता थी तो उसे अभी इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। उसने एक बार फिर दस्तावेज को देखा और शुरू में भ्रमित करने वाली सामग्री को समझना बहुत आसान हो गया। विंड गॉड आर्ट का उपयोग, हवा के पंख, डिवाइन आर्ट के रहस्य। आर्य ने पाठ से सभी प्रकार की जानकारी निकाली, फिर वर्गीकृत, संक्षेपित और उन्हें अपने दिमाग में उकेरा। विंड गॉड आर्ट के उपयोग के बारे में उसका ज्ञान बढ़ता रहा। धीरे धीरे आर्य हवा के पंखों को सीखने में पूरी तरह डूब गया। 4 दिन बाद आर्य, जो सीखने में डूबा हुआ था, दरवाजे पर एक दस्तक से जाग गया। उसने अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ा जो 4 दिनों से बंद नहीं हुई थीं और आह भरी। वह थोड़ा उत्साहित था। 4 दिन बाद वह आखिरकार 3 मिलियन से अधिक शब्दों के इस कमबख्त दस्तावेज को पढ़ने में कामयाब रहा। ये वास्तव में बहुत कठिन है। यह हर थेरा के दौरान उन्नत गणित से कई गुना कठिन था, लेकिन यह उसे रोकने में सक्षम नहीं होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, एक चतुर सुपर जीनियस की तरह। हालांकि वह हवा के पंखों में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सकता था जैसे उसने प्रथम ढाल के साथ किया था, लेकिन उसका एक पैर पहले से ही दरवाजे के अंदर था। वह अब हवा के पंखों का उपयोग कर सकता था। बस इतना है कि उसकी गति में वृद्धि कम हो सकती है। मैं वास्तव में बहुत मजबूत हूँ। आर्य खुद से खुश था। आर्य वास्तव में जानना चाहता था कि हवा के पंखों का उपयोग करने के बाद उसकी गति कितनी तेज थी, लेकिन वह एक स्पेसशिप में था आखिरकार और इसे अपनी पूरी सीमा तक लागू नहीं कर सकता था। वह केवल अपने दिल में उत्साह को दबा सकता था और स्पेसशिप से उतरने तक इंतजार कर सकता था। ठीक जैसे आर्य इन सब के बारे में सोच रहा था, दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। उसी समय इयान की आवाज़ आई, आर्य, हमने पहले ही डॉन सिस्टम में प्रवेश कर लिया है और बहुत जल्द स्कूल पहुंच जाएंगे। क्या तुम बाहर आ रहे हो? जब आर्य ने वह सुना तो वह सन्न रह गया और खिड़की के बाहर देखने के लिए मुड़ा। खिड़की के बाहर दूर की दूरी में 2 विशाल आग के गोले गहरे अंधेरे निर्वात में जल रहे थे, प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित कर रहे थे।
ये डॉन सिस्टम के 2 तारे थे। हम पहले ही डॉन सिस्टम पर पहुंच चुके हैं। आर्य ने 2 विशाल तारों को देखा और मुस्कुराया, उसकी आंखों में प्रत्याशा और उत्साह था। कुछ दिन पहले जबकि आर्य और अन्य सीनियर स्कूलमेट मार्गरेट और बाकी के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने उन्हें डॉन सिस्टम के बारे में पहले ही बता दिया था। डॉन सिस्टम एक विशाल जुड़वां तारा प्रणाली थी। कुल 2 सूरज और 36 ग्रह थे। 35 ग्रहों में से प्रत्येक में 2 से 4 प्रसिद्ध स्कूल हैं और पूरे डॉन सिस्टम में कुल 108 प्रसिद्ध स्कूल थे, इसलिए इसे अकादमी गैलेक्सी के रूप में भी जाना जाता था। फेडरल यूनिवर्सिटी और एम्परर कैपिटल एकेडमी प्रतिष्ठित स्कूलों में 2 सबसे मजबूत थे और छठे ग्रह वीनस पर स्थित थे। 36 ग्रहों में से पहले को ग्रह जिन्याओ कहा जाता था, जो वह ग्रह था जहां जिन्याओ सेज मानव जाति के 4 देवों में से एक स्थित था। डॉन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार अधिकांश उत्कृष्ट प्रतिभाएं यहां स्थित थीं। अगर यहां कुछ होता है तो मनुष्यों के पास अगले सैकड़ों वर्षों या उससे भी अधिक समय में प्रतिभाओं की संख्या कम हो सकती है। यह एक नई कमजोर जाति के लिए घातक था। इसलिए इस आकाशगंगा की रक्षा जिन्याओ सेज द्वारा की गई थी, और जिस जिन्याओ ग्रह पर वह था उसमें डॉन सिस्टम के सभी प्रकार के सार्वजनिक खजाने थे, जैसे आत्मज्ञान का कमरा और इसी तरह। मानवता के संत। आर्य ने 2 सितारों की दिशा की ओर देखा क्योंकि उसकी आंखों में एक रोशनी टिमटिमाई। वह अपनी भावनाओं से अभिभूत था। वे कॉस्मिक स्टेट पावरहाउस थे। शुरुआत में मानव जाति के पास 12 कॉस्मिक स्टेट पावरहाउस थे जिन्हें 12 संतों के रूप में सराहा गया था। मानवता के अस्तित्व के लिए धर्मयुद्ध के दौरान उनमें से 8 गिर गए और केवल 4 संत बचे। यह एकमात्र अवधि थी जहां मानव जाति स्थिर हो गई। हर एक इंसान संतों के प्रति कृतज्ञता से भरा था। युद्ध में उनके खून, पसीने और प्रयासों के बिना मानव जाति इतनी स्थिर कैसे हो सकती थी। लेकिन हालांकि जिन्याओ सेज ग्रह जिन्याओ पर थे, कोई भी साधारण इंसान संत को कैसे परेशान कर सकता था। अन्यथा यहां तक कि आर्य भी देखना चाहता था कि क्या संत उसके जैसा ही अच्छा दिखता था। तर्क के अनुसार मानवता का विकास उस चरण में नहीं था जो अभी तक कॉस्मिक सिस्टम विशेषज्ञ पैदा कर सकता था। आखिरकार कॉस्मिक रियल्म में सफलताएं पिछली स्थिति से मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट में आगे बढ़ने जितनी सरल नहीं थीं। इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि नैना, जो 30 साल की भी नहीं थी, क्षमा करें 18 और 143 महीने की मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट को पूरा करने वाली थी, कल्टिवेट करना कई गुना अधिक कठिन हो जाएगा जब वह प्लेनेटरी स्टेट में प्रवेश करेगी। यही कारण था कि उसने आर्य को प्राप्त करते समय कहा था कि वह प्लेनेटरी स्टेट में प्रवेश करने के बाद ही अवसरों की तलाश में आकाशगंगा छोड़ देगी। मानवता केवल 2000 वर्षों के लिए विकसित हुई थी और संत 1000 साल पहले से ही मौजूद थे, जो केवल मार्शल दाव पर आधारित नहीं था। कुछ रहस्य होने चाहिए, लेकिन आर्य उस स्तर पर नहीं था जहां वह ऐसी चीज को समझने का प्रयास भी कर सकता था। ठीक जब आर्य अपने सिर में चीजों की कल्पना कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक फिर से सुनी जा सकती थी। इस बार यह मार्गरेट की आवाज थी जो बाहर से आई थी। छात्र आर्य, बाहर आओ, जल्दी। तभी आर्य ने यादृच्छिक विचारों को फेंक दिया और उसने उत्तर दिया, आ रहा हूं। उसने अपना फोन रखा और दरवाजे से बाहर चला गया। इयान, यश, सीनियर मार्गरेट और साथ ही सीनियर गगन सभी बाहर थे, स्पष्ट रूप से विमान के नीचे आने के क्षण उतरने की योजना बना रहे थे। मार्गरेट और अन्य वरिष्ठ शांत थे, जबकि इयान और अन्य नए छात्रों की आंखों में उत्साह स्पष्ट था। वे स्वाभाविक रूप से फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में उत्साहित थे। आर्य को अपने कमरे से बाहर आते देख मार्गरेट मुस्कुराई। तुम पिछले कुछ दिनों से अपनी डिवाइन आर्ट को प्रशिक्षित कर रहे हो। आर्य थोड़ा चौंक गया और उसकी ओर देखा। किसने सोचा होगा कि उसे पता होगा, लेकिन वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। जब दूसरों ने उसकी प्रतिक्रिया सुनी तो उन्होंने तुरंत ईर्ष्यालु अभिव्यक्ति प्रकट की। यह एक डिवाइन आर्ट थी। यहाँ तक कि सीनियर गगन के पास भी एक खरीदने के लिए शैक्षणिक क्रेडिट नहीं थे। आखिरकार बहुत सी चीजें थीं जिनमें उन्हें प्रशिक्षित करना था और सभी विभिन्न संसाधनों के लिए शैक्षणिक क्रेडिट की आवश्यकता थी। डिवाइन आर्ट्स पर विचार करने से पहले उन्हें अपनी स्वयं की कल्टिवेशन की प्रगति सुनिश्चित करनी थी। यश ने आर्य को उत्सुकता से देखा और पूछा, कैसा है आर्य, तुम इसे कल्टिवेट करने में कितने सफल हो? क्या तुम्हारी शक्ति में फिर से काफी वृद्धि हुई? यश के शब्दों ने दूसरों को भी उत्सुकता से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। अगर आर्य इसे प्रशिक्षित करने में सफल रहा तो उसने उन्हें फिर से धूल में छोड़ दिया होगा। मार्गरेट और गगन, 2 वरिष्ठ बहनें जिन्हें डिवाइन आर्ट्स की बहुत समझ थी, एक तरफ खड़ी थीं और नए छात्रों की उत्साहित नजरें देखकर खिखियाईं। मार्गरेट हंसी, क्या तुम्हें लगता है कि डिवाइन आर्ट्स सीखना इतना आसान है? जूनियर स्कूल में आर्य कोई देवता नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिभा के साथ उसे विंड गॉड आर्ट्स के अपने ज्ञान और उपयोग को गहरा करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए उसकी शक्ति बढ़नी चाहिए थी। वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसने पहले डिवाइन आर्ट्स खरीदी थी और 1 मिलियन शब्द पढ़ने के दर्द को महसूस किया था।
अब तक उसने वास्तव में डिवाइन आर्ट का परिचय शुरू नहीं किया था। वास्तव में जियान शाओनिंग के बहता पानी तलवार गठन की मूल बातें सीखने की खबर ने उसे सन्न कर दिया था। इसके आधार पर जियान शाओनिंग पहले से ही उससे आगे था। आर्य ने अपना सिर खुजलाया और मार्गरेट के शब्दों के जवाब में हंसा। उसे लगा कि अगर उसने कहा कि वह डिवाइन आर्ट का उपयोग करने में सक्षम था तो मार्गरेट का दिल रुक जाएगा। सीनियर स्कूलमेट एक अच्छी इंसान है, मैं उसे इस तरह नहीं डरा सकता। जब यश और अन्य ने यह सुना तो उन्हें लगा कि उसके शब्द तार्किक थे। यदि डिवाइन आर्ट्स सीखना इतना आसान होता तो इसे अब डिवाइन आर्ट्स नहीं कहा जाता। लेकिन जब उन्होंने सुना कि आर्य की शक्ति फिर से बढ़ गई है तो हर कोई ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह बस बहुत जल्दी सुधार कर रहा था। वे मौत तक ईर्ष्यालु थे। इस बिंदु पर सीनियर मार्गरेट खिखियाए और बोली, चलो मुख्य हॉल की ओर चलते हैं और तैयार होने पर उतरते हैं। सभी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ऐसे क्षण में उनके लिए, नौसिखियों के लिए, अपनी सीनियर बहन का अनुसरण करना सही था। 2 घंटे बाद समूह हॉल की खिड़कियों के माध्यम से अंधेरी आकाशगंगा के भीतर लगातार बदलते ग्रह को देखने में सक्षम था। जिस सतह को वे देख रहे थे वह वर्तमान में उनकी पीठ पर प्रकाश के साथ दिन का अनुभव कर रही थी, जबकि ग्रह का दूसरा पक्ष अंधेरे में था। ग्रह की सतह रोशनी के कई छोटे सितारों के साथ टिमटिमा रही थी। वे रोशनी लपटों के स्तंभ थे जो मानव सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते थे। ग्रह पर अनगिनत क्षेत्र थे जिनमें रोशनी थी, साथ ही साथ कई स्पेसशिप ग्रह के अंदर और बाहर उड़ रहे थे। इससे पता चला कि ग्रह कैसे फल फूल रहा था। आर्य ने अच्छी तरह से प्रकाशित क्षेत्र को देखा और पूछा, क्या एक क्षेत्र फेडरल यूनिवर्सिटी के हैं? सीनियर मार्गरेट आर्य पर मुस्कुराए और समझाया, मार्शल दाओ संकाय के अलावा फेडरल यूनिवर्सिटी में अन्य संकाय हैं जो सभी विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। वे सभी प्रकाशित क्षेत्र विभिन्न संकाय क्षेत्र हैं। बेशक कुछ ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के नहीं हैं। आखिरकार ये पूरा ग्रह केवल हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी और एम्परर कैपिटल एकेडमी का नहीं हो सकता, साधारण नागरिकों के लिए भी शहर हैं। लेकिन जो क्षेत्र दोनों स्कूलों के हैं वे आकार में शहरों के लगभग बराबर हैं। नए छात्रों ने ग्रह की अपनी समझ व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। यश की आंखें चमक उठीं। सही, एम्परर कैपिटल एकेडमी कहाँ है? गगन ने यश पर नजर डाली, हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे पर एक अतिरंजित उत्साह क्यों था। उसने समझाना शुरू किया, एम्परर कैपिटल एकेडमी हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है और हमारे स्कूल के साथ पूरे फेडरेशन में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में सराहा गया है। हमारे पास अनगिनत संघर्ष हैं, विशेष रूप से मार्शल दाओ संकायों में। हे आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। इस बिंदु पर कुछ पुराने छात्रों ने अपने चेहरों पर भयावह मुस्कुराहट प्रकट की, जैसे कि कुछ दिलचस्प याद किया हो। जब आर्य ने उनकी मुस्कान देखी तो उसका दिल कांप गया। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों स्कूलों के बीच पुरानी शिकायतें इतनी गहरी हैं कि उनके बीच छापे पड़ते हैं? क्या हमें चावल के थैलों में अपहरण किया जाएगा और ईंटों से मारा जाएगा? उस विचार पर उसका दिल घबराने लगा। बातचीत में तल्लीन होने के दौरान जहाज वातावरण में प्रवेश कर गया था और प्रकाशित क्षेत्रों की ओर उड़ गया था। उसी समय एक हॉर्न गूंज उठा और स्पीकर्स के माध्यम से एक प्यारी महिला की आवाज़ आई, हम स्कूल पहुंच रहे हैं। सभी छात्र कृपया तैयार रहें और सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी सामान हो। जहाज पर कुछ भी न छोड़ें और व्यवस्थित तरीके से छोड़ें। इस समय नैना और लोहान वहां चले गए। नैना ने भीड़ पर नजर डाली और कहा, हम पहुंचने वाले हैं। जब हम उतरेंगे तो पुराने छात्र अपने डॉर्म में लौट सकते हैं। नए छात्रों के लिए आपके सोने की व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी इंतजार कर रहे होंगे। जहां तक आपकी वर्दी और आवश्यकताओं की बात है, वे सब आपके डॉर्म में तैयार होंगे। आपकी कक्षाओं के लिए हर कोई डॉन नेटवर्क में लॉग इन करके खुद देख सकता है। पुराने छात्रों ने राहत महसूस की। स्कूल लौटना घर लौटने जैसा था, जबकि नए छात्रों ने नैना के शब्दों को अवशोषित किया और उन्हें अपने दिमाग में उकेरा, किसी भी विवरण को याद करने से डरते थे। ये पुराने लोगों और नए लोगों के बीच का अंतर था। बहुत जल्दी जहाज एक औसत आकार के हैंगर पर उतरा। उनके जहाज के अलावा साइड पर केवल 2 स्पेसशिप खड़े थे। दरवाजे खुले और हर कोई चला गया। पिछले कुछ नए छात्र थे जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की थी, जिनमें से 2 कांपते हुए नैना की ओर देख रहे थे। जहाज पर लड़ने वाले 2 लोगों को नैना ने पीटा था और अब वे पूरी प्रक्रिया को याद करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। हालांकि नैना अनुभवी थी और अपनी ताकत पर उसका बहुत अच्छा नियंत्रण था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके शरीर में उकेरा गया डर ऐसा था कि हर बार जब वे उसे देखते तो वे अनैच्छिक रूप से कांपते थे, जैसे चूहा बिल्ली को देख रहा हो। जब वे उतरे तो नैना ने अपनी कमर तानी और गहरी सांस ली। हम वापस आ गए हैं। आखिरकार यंग ड्यूक्स के रूप में वे स्वाभाविक रूप से परीक्षणों के दौरान सीमावर्ती पर होंगे और वहां सामना किए गए खतरे स्वाभाविक रूप से अधिक थे।
वे अत्यधिक सतर्कता बनाए रखेंगे और केवल विश्वविद्यालय लौटने के बाद ही वास्तव में आराम कर सकते थे। इसके बाद उसने अपना सिर घुमाया। ठीक है, हर कोई कर सकता है। बूम! इससे पहले कि नैना अपना वाक्य पूरा कर पाती, दूर के आकाश में एक तीव्र विस्फोट सुना जा सकता था। मूल अंधेरा आकाश उज्ज्वल हो गया क्योंकि हवा में एक शक्तिशाली शॉकवेव उमड़ पड़ी जिससे हर कोई स्रोत की ओर देखने लगा। हालांकि नैना को बाधित किया गया था, लेकिन वह चुप रही और गुस्सा नहीं हुई। वह अपनी आंखों में एक जटिल नज़र के साथ लड़ाई की दिशा की ओर मुड़ी। दूसरी ओर आर्य और अन्य सभी अपनी आंखें चौड़ी करके देख रहे थे, कुछ हद तक अविश्वास में जब उन्होंने दूर से लड़ाई देखी। यश की आवाज़ कुछ ऊंची और अजीब थी। ये कैसे हो सकता है? इयान और जेवियर ने अविश्वास में अपनी आंखें खोलीं। अत्यधिक सदमे के कारण वे बोलने में भी असमर्थ थे। दूसरी ओर रितिका एक ठंडे व्यवहार को बनाए रखने में असमर्थ थी क्योंकि वह खुद से बड़बड़ाए, ये कैसे संभव है? क्या उसका सुधार बहुत बड़ा नहीं है? कियारा ने अपने होंठ काटे जबकि जेसिका की भी चौंकाने वाली अभिव्यक्ति थी। यहाँ तक कि गगन ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली थीं। इस पल आर्य ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देखा हो। यह आभा ललिता, लेकिन ताकत पिछली ललिता से बिल्कुल अलग है। शक्ति से उतार चढ़ाव कम से कम 50 अपच शक्ति होनी चाहिए, है ना? आर्य उसे अपने दिल में अश्लील अभद्रताओं के साथ डांट रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने घोषणा की थी कि वह उसे आत्मविश्वास के साथ हरा देगी। यदि उसकी ताकत में अचानक वृद्धि नहीं होती, तो कौन जानता था कि क्या वह अभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी होगा। उसने ये कैसे किया? उसने इस तरह के अतिशयोक्ति में सुधार कैसे किया? ये बस मार्शल दाव नहीं है। आर्य इनकार में था, यहाँ तक कि धोखाधड़ी को भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, ठीक है? और वह अभी किससे लड़ रही है? आर्य आभा को महसूस कर सकता था और ललिता का प्रतिद्वंद्वी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह पहचानता था। वह स्थान जहां ललिता लड़ी थी हवा में था, जमीन से बहुत दूर नहीं। अपच ओपनिंग स्टेट ताकतों के टकराव के कारण स्पेस स्टेशन के पास झंडे पर हवाएं चलीं, जिससे वे नाचने लगे जबकि पेड़ लहराते रहे। प्रकाश ने क्षेत्र को रोशन किया जैसे कि ये दिन का समय था। आर्य को किस बात ने चौंका दिया कि ललिता इस समय लंबी तलवार का उपयोग नहीं कर रही थी बल्कि एक भाला इस्तेमाल कर रही थी। भाले तेज और शक्तिशाली थे। उसके प्रतिद्वंद्वी की आभा स्पष्ट रूप से उससे अधिक मजबूत थी, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी को कुछ ही चालों में घबराहट में मजबूर कर दिया गया। अंत में उसका प्रतिद्वंद्वी प्रभावी हमला भी नहीं कर सका और उसका बचाव शॉट के माध्यम से छेद दिया गया। भाले की नोक उसकी छाती पर थी। लड़ाई रुक गई और आर्य का सिर प्रश्न चिन्हों से भर गया। उसे लगा कि वह शायद एक नकली ललिता को देख रहा था। वह इतनी मजबूत नहीं हो सकती। और मुझे लगा कि उसने तलवार का इस्तेमाल किया। ये भाला कैसे बन गया? उसके हमले भी जल्दी बुद्धि वाले होने से उसकी क्षमता के दिखावटी प्रदर्शन तक चले गए। ये दृश्य थोड़ा बहुत जल्दी बदल गया, है ना? वह अभी भी थोड़ा सन था। वह अकेला नहीं था जो सन था, यहाँ तक कि रितिका, कियारा और जेसिका, जो हमेशा उसके साथ थीं, भी चकित थीं। यह उनकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट था कि उन्हें लगा कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से ललिता नहीं थी। ललिता और उसका प्रतिद्वंद्वी केवल एक दूसरे से सीख रहे थे और अभ्यास कर रहे थे। जब उसका प्रतिद्वंद्वी हार गया तो वे रुक गए। आर्य और अन्य को महसूस करने के बाद वे उनकी तरफ उड़ गए। इस पल मार्गरेट थोड़ी हैरान थी जब वह बोली, क्या वह जूनियर वही नहीं है जिसका हमने 25वें ग्रह पर सामना किया था? वह इतनी मजबूत कैसे हो गई? वह ललिता से बहुत परिचित नहीं थी लेकिन उससे कुछ बार मिली थी। क्या वह पहले केवल एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट में नहीं थी? बस 10 दिनों से अधिक में उसने अपच ओपनिंग स्टेट में कैसे छलांग लगाए? क्या इस साल सभी नए छात्र अजीब थे? आर्य को छोड़ो, वास्तव में एक दूसरा है। इसने इस शीर्ष चौथे वर्ष की छात्रा में कुछ घबराहट पैदा की। उसे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे युवा लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मार्गरेट के शब्दों ने अंततः सभी को अपने होश में वापस लाया। फिर यश चिल्लाया, लानत है! क्या वह वास्तव में ललिता थी? उसने आर्य के कंधों को भी थपथपाया और ऊपर उड़ रही आकृति की ओर इशारा किया। वह फिर से चिल्लाया जैसे वह एक बार फिर पुष्टि करना चाहता हो। ये वास्तव में ललिता है। हर कोई आर्य को अविश्वास में देख रहा था। आर्य ने निशब्द होकर उन लोगों को देखा जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते थे और कहा, ये ललिता है। क्या तुम लोगों ने इसे खुद नहीं देखा? जब सबने ये सुना तो उनके चेहरे जम गए और उन्होंने चुपचाप अपनी छाती पकड़ ली। उन्हें अचानक अपनी छाती के चारों ओर दर्द महसूस हुआ और वास्तव में सांस नहीं ले सकते थे। बस एक आर्य ने पहले ही उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया था और अब ललिता शायद कुछ से गुजरी थी और इतनी मजबूत हो गई थी। इसने उन्हें बहुत असहज बना दिया। इस पल ललिता और वह छात्र सभी के सामने आसमान से उतरे थे। जैसे ही ललिता खुशी से मुस्कुराई, उसकी चमकदार आंखें एक अर्धचंद्र में झुक गईं जबकि पीछे छात्र थोड़ा परेशान लग रहा था।
ये स्पष्ट था कि उसे इतनी जल्दी हारने की उम्मीद नहीं थी। ललिता मुस्कुराई जब उसने नैना से बात की। बड़ी दीदी नैना, मैं वापस आ गई हूँ। नैना ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह ललिता की ताकत पर हैरान नहीं थी। हालांकि उसकी भावनाएं जटिल हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति वापस नहीं आने वाला था। हेलो कहने के बाद ललिता ने कई हैरान छात्रों को नज़रअंदाज किया और आर्य की ओर मुड़ी। इस बार उसे अच्छा बदला लेना चाहिए। उस आदमी को पता चले कि कुचले जाने का मतलब क्या है। हर बार जब उसने थोड़ी प्रगति की तो उस कमीने द्वारा कुचले जाने के विचार ने उसे इतना पागल कर दिया कि उसकी छाती में दर्द हुआ। ललिता अधिक सुखद मूड में थी जब उसने देखा कि आर्य अभी भी सदमे में था। उसने अपने भाले को घुमाया, हवा में एक चाप बनाया, फिर अपनी भौहें उठाईं और आर्य को घूरा। आर्य, मैं इस बार नहीं हारूंगी। जब सबने ये सुना तो उन्होंने अजीब तरह से आर्य को देखा। काफी लोग थे जिन्हें इस छोटे बालों वाली लड़की की छाप थी, लेकिन वह भी एक नए छात्र की तरह लग रही थी। क्या ये लड़की पहले युद्ध के मैदान पर गंभीर रूप से घायल आर्य के सामने खड़ी नहीं थी? वे अचानक क्यों लड़ रहे थे? उनका रिश्ता टूट गया, और इस छोटे बालों वाली लड़की की ताकत में अचानक वृद्धि ने इतने सारे लोगों को सदमे में डाल दिया। इसने बस उनके विश्व दृष्टिकोण को तरोताजा कर दिया था। वे सभी गुप्त रूप से अनुमान लगा रहे थे कि इस लड़की ने कैसे सुधार किया। आर्य के होंठ फड़के जब उसने ललिता के छोटे बालों को हवा में नाचते और उसके आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण को देखा। वह इस व्यक्ति को पागल बनाने के लिए थोड़ा शर्मिंदा भी था, लेकिन उसे बस जिद्दी होना था और इसे मांगने के लिए आई थी तो वह और क्या कर सकता था। वह भी बहुत असहाय था। आर्य कुछ हद तक हिचकिचा रहा था और इस व्यक्ति को एक आखिरी मौका देने की योजना बना रहा था। क्या तुम वास्तव में लड़ना चाहती हो? हम इसे किसी और समय क्यों नहीं करते? जब ललिता ने देखा कि आर्य कितना झिझक रहा था तो वह और भी खुश थी। ये तूफान बस रहा है, मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगी। उसने अपनी भौहें उठाईं और कहा, हम मार्शल आर्टिस्ट्स हर मिनट का लाभ उठाते हैं। कोई अगली बार नहीं है तो चलो लड़ते हैं। दृश्य पर हर किसी की एक जटिल अभिव्यक्ति थी और कुछ ऐसे थे जो उसके दुर्भाग्य पर खुश हो रहे थे। आर्य बहुत लोकप्रिय था आखिरकार, और अकेले इस लड़ाई से उसे जो पुरस्कार मिले थे उसने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया था। आर्य को पिते हुए देखने का अवसर पाकर वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। हर कोई जानकार था और आर्य के प्रदर्शन के अनुसार वह इस छोटे बालों वाली लड़की के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये दो लोग क्यों लड़ेंगे, ये रोमांचक होगा। बस इस पल पीछे के छात्र ने अचानक कहा, रुको रुको, पहले आओ पहले पाओ, है ना? मैं यहाँ शुरू से खड़ा हूँ। जूनियर आर्य को चुनौती देने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जिस पल उसने ऐसा कहा एलीट क्लास के सभी छात्र देखने के लिए मुड़ गए। यहाँ तक कि नैना, जो एक अच्छा शो देखने की योजना बना रही थी और भावशून्य और शांत लोहान की आंखों में उत्साह की एक झलक थी, और देखा आर्य खाली हो गया। वह सहमत होने और ललिता को घमंडी न होने के लिए कहने की योजना बना रहा था और उसे बता रहा था कि विनम्र होना क्या था। उसने अपना सिर घुमाया और उस छात्र को मापा जो उस पर मुस्कुरा रहा था। उसके काले बाल थे, उसकी आंखें भूरी लाल थीं और वह बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मुस्कुराते समय वह बहुत शांत दिखाई दिया। वह कुछ हद तक संदिग्ध था। वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन था, तो वह उसे चुनौती क्यों देना चाहता था। इस पल वांग वेनज़े हंसा। ओह, मैं सोच रहा था कि यह कौन था, तो ये बो है। तुम तीसरे वर्ष के हो, तुम मज़े में क्यों शामिल हो रहे हो? तुमने एम्परर कैपिटल एकेडमी को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है ना? जूनियर आर्य एक नया छात्र है। जब बो ने वह सुना तो वह बिल्कुल पागल नहीं था और केवल मुस्कुराया। किसने कहा कि एक वरिष्ठ एक नौसिखिया को चुनौती नहीं दे सकता? कुंजी यह है कि वह लड़ना चाहता है या नहीं, और यह निर्णय जूनियर आर्य के पास है, तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? सभी नए छात्र सन रह गए। चुनौती? कैसी चुनौती? तो ये छात्र वास्तव में एम्परर कैपिटल एकेडमी से तीसरे वर्ष का छात्र है। ये देखकर कि बो को बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं थी, नए छात्र चौंक गए। उसकी त्वचा बहुत मोटी थी। एक तीसरे वर्ष ने एक नए छात्र को चुनौती दी। फिर ललिता ने बो को घूरा। वह जो मेरे हाथों हार गया है, क्या तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो? इस पल बो के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी अभिव्यक्ति गंदी हो गई। उसके पास एक बड़ी योजना थी और यदि यह सफल होती है तो उसे महान पुरस्कार प्राप्त होंगे, अन्यथा वह एक नए छात्र को चुनौती देने का सहारा नहीं लेता जो उससे कमजोर था। हालांकि उसे पता चला कि फेडरल यूनिवर्सिटी टीम किस समय आएगी और आर्य की प्रतीक्षा करते हुए वह इस छोटे बालों वाली लड़की से टकरा गया। उसने आर्य की 25वें गृह युद्ध के मैदान की रिकॉर्डिंग देखी थी और स्वाभाविक रूप से इस छोटे बालों वाली लड़की को तुरंत पहचान सकता था। वह ये भी जानता था कि उसका आर्य के साथ अच्छा रिश्ता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह पहले क्यों आएगी, यह उसके लिए अच्छी बात थी। इसलिए वह चला गया और इस छोटे बालों वाली लड़की के साथ बातचीत शुरू की।
शुरुआत में ये छोटे बालों वाली लड़की उसके प्रति ठंडी और उदासीन थी, लेकिन उसने आर्य के उल्लेख पर उससे बात करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने सुझाव दिया कि वह उसे आर्य को उसकी चुनौती स्वीकार करने के लिए मनाने में मदद करे। बेशक वह कई शैक्षणिक क्रेडिट के साथ उसका एहसान चुकाएगा। अंत में उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति फट जाएगा। उसने उसे चुनौती देने पर जोर दिया और कहा कि आर्य केवल उसके हाथों ही हार सकता है। शुरुआत में बोयुबो उसकी विनती से बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि अगर वह जीता तो वह उसकी मदद करेगी। जब उसने वह सुना तो उसे लगा कि यह उचित था। युवा लोग वास्तव में लापरवाह हैं, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। अंत में उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि यह छोटे बालों वाली लड़की केवल सुंदर दिखती थी और बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। उसने नहीं सोचा था कि वह उसकी अपेक्षा से बहुत अधिक मजबूत थी। एम्परर कैपिटल एकेडमी की एलीट क्लास के शीर्ष तीसरे वर्ष के छात्रों में से एक के रूप में उसका कल्टीवेशन पहले से ही अपच ओपनिंग स्टेट के 23 अपच पर था। उसकी गॉड आर्ट के साथ मिलकर उसकी शक्ति 60 अपच से टूट गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक नए छात्र से हार जाएगा, और वह इतनी बुरी तरह से हार गया था। हारने के बाद उसका दिल पूरा एमएमपी था। काफ़ी संख्या में लोग कह रहे थे कि आर्य इस बैच में सबसे मजबूत नया छात्र था और उसे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। कौन जानता होगा कि उसके पास ये छोटे बालों वाली लड़की असली बॉस थी हो। यही कारण था कि वह दृश्य था जो आर्य और अन्य ने अभी देखा था। और अभी ललिता द्वारा एक बार फिर उकसाए जाने पर वह परेशान लग रहा था। बस इस पल उसकी आंखें चमक उठीं और अचानक उसके पास एक पूरी नई योजना थी। हालांकि नई योजना में कुछ खामियां थीं और इससे उसकी छवि को नुकसान होगा, इसलिए ये केवल एक विकल्प हो सकता है। वह इसे योजना 2 कहेगा। अगर आर्य उसकी चुनौती को अस्वीकार करता है तो वह बस योजना 2 के साथ आगे बढ़ेगा। हे वह वास्तव में एक जीनियस है। बोयुबो ललिता की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। जूनियर, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन यह मेरे और जूनियर आर्य के बीच है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत को नियंत्रित करूंगा और यह बाद में उसके साथ आपकी लड़ाई को प्रभावित नहीं करेगा। ये कहकर उसने ललिता के जवाब का इंतजार नहीं किया और मुस्कुराते हुए आर्य को देखा। जूनियर आर्य, ये तय करने से पहले मेरी शर्तें सुनो कि तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो या नहीं। जब तक तुम मेरी चुनौती से सहमत हो, मैं तुम्हें 5000 शैक्षणिक क्रेडिट स्थानांतरित कर दूंगा। बोयुबो को डर था कि कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी शर्त बताई। क्या? जिस पल बोयुबो ने ऐसा कहा, सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास में हौंफ ली। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी जिसे वे बेशर्म समझते थे, वास्तव में बहुत अच्छा इंसान था? क्या यह मूल रूप से आर्य को मुफ्त पैसा नहीं दे रहा है? ये थोड़ा बहुत अच्छा था हो। उसके बाद हर कोई ईर्ष्या से हरा हो गया जब उन्होंने आर्य को देखा। वास्तव में प्रतिभाशाली होना अद्भुत था। बस सड़कों पर चलो और लोग आपको मुफ्त पैसे देने के लिए दौड़ेंगे। कई छात्र थे जिनके चेहरे पहचानने योग्य नहीं थे, वे ईर्ष्या से भरे हुए थे। ये 5000 शैक्षणिक क्रेडिट है। इस पर उपस्थित छात्रों के 2 विचार थे। पहला ये था कि इस बोयुबो एम्परर कैपिटल एकेडमी के तीसरे वर्ष के छात्र के सिर में कुछ गड़बड़ थी और यह काफ़ी गंभीर था। दूसरा ये था कि यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो आप जो चाहें कर सकते हैं। इसने वास्तव में उन लोगों को, जिन्हें अतीत में अनगिनत लोगों द्वारा प्रोडिजीज माना जाता था, बहुत ईर्ष्यालु बना दिया। उसे मूल रूप से स्कूल पहुंचते ही मुफ्त पैसा दिया गया था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसका उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था। लेकिन आर्य बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। दुनिया में कोई मुफ्त लंच नहीं है। उसे निश्चित रूप से मुझसे कुछ चाहिए या उसने कुछ अश्लील किया है। उसने कभी नहीं माना कि अच्छी चीजें बस स्वर्ग से गिरेंगी। उसने बोयुबो की शांत मुस्कान को देखा और पूछा, और? हालांकि ये काफ़ी दिलचस्प लग रहा था और उसने सुनने की योजना बनाई कि एम्परर कैपिटल एकेडमी के इस वरिष्ठ को और क्या कहना है। आखिरकार अगर वह यहाँ इंतजार कर रहा था तो इसका मतलब था कि उसे खबर मिली कि वे वापस आ रहे थे। आर्य कभी विश्वास नहीं करेगा कि वह वास्तव में भाग्य का देवता था। बोयुबो मुस्कुराया और कहा, हाँ, जब तक जूनियर आर्य चुनौती स्वीकार करता है, आपको 5000 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त होंगे। जब मैं पहली चाल के लिए अपनी ताकत के पहले स्तर का उपयोग करूंगा, 10,000 शैक्षणिक क्रेडिट जब मैं दूसरी चाल के लिए अपनी ताकत के दूसरे स्तर का उपयोग करूंगा, 15,000 जब मैं तीसरी चाल के लिए अपनी ताकत के तीसरे स्तर का उपयोग करूंगा। जब आर्य ने बोयुबो जो कहा वह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। उसके अलावा नैना जो किनारे पर शो देख रही थी, भी उलझन में थी। केवल आर्य और नैना ही आर्य की वर्तमान ताकत के बारे में जानते थे, किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। ये स्पष्ट था कि आर्य की ताकत के बारे में बोयुबो का ज्ञान अभी भी युद्ध के मैदान पर मौजूद ताकत पर अटका हुआ था। अन्यथा वह निश्चित रूप से खुद को रोक लेता। ये पैसा था।
आर्य ने अपनी ताकत का खुलासा नहीं किया और केवल बदहवासी में पूछा, सीनियर, आप मुझे चुनौती क्यों देना चाहते हैं? वह वास्तव में इसके बारे में उत्सुक था। आर्य की मूल शक्ति के साथ ताकत के पहले स्तर को लेना बहुत कठिन नहीं होगा, ताकत का दूसरा स्तर भी असंभव नहीं था। इसका मतलब था कि उसे आर्य को 15,000 या 20,000 शैक्षणिक क्रेडिट भी देने होंगे। ये खर्च काफ़ी अधिक था। जब बोयेबो ने वह सुना तो वह मुस्कुराया। जूनियर आर्य, चिंता मत करो, मैं बस एक परीक्षण करना चाहता हूँ। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जैसे ही वह बोला, उसने नैना पर नज़र डाली जो अपनी छाती के सामने हाथ क्रॉस किए हुए थी और शो देख रही थी। उसका मुंह ऐंठ गया और फिर उसने अजीब तरह से कहा, टीचर, नैना यहाँ होने के साथ भले ही मैं जूनियर को नुकसान पहुँचाना चाहता, मुझमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। आर्य ने बोयेबो की प्रतिक्रिया को देखा और अपनी जीभ गुप्त रूप से चटकाए। ऐसा लग रहा था कि इस शराबी का स्वभाव एम्परर कैपिटल एकेडमी में भी बहुत प्रसिद्ध था। आर्य ने सोचा कि यह प्रफुल्लित करने वाला था जब उसने बोयेबो की अभिव्यक्ति देखी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शिकारी को देख लिया हो। जब नैना ने वह सुना तो वह मुस्कुराए और आर्य को देखा। युवा आदमी, यह आप पर निर्भर है कि आप इससे सहमत हैं या नहीं, लेकिन मेरे आसपास होने के साथ वह कुछ भी डरपोक करने की हिम्मत नहीं करेगा। वांग वेंजे, जिसने बोयेबो का मजाक उड़ाया था, और मार्गरेट, गगन और अन्य सहित दृश्य पर सभी छात्र एक शांत मुस्कान और टिमटिमाती आंखों के साथ बोयेबो को देख रहे थे। वे वास्तव में समझ नहीं पाए कि इस साथी का मकसद क्या था। तार्किक रूप से बोलते हुए, दोनों स्कूलों के एलीट क्लास के छात्र मोटे तौर पर एक दूसरे को जानते थे और उन्हें वास्तव में नहीं लगा कि बोयेबो उस तरह का व्यक्ति था जो पैसा देता था। ये कम से कम 15,000 शैक्षणिक क्रेडिट था। कई लोगों के पास अपनी पहली प्रवेश परीक्षा के लिए शैक्षणिक क्रेडिट की यह राशि भी नहीं थी। वे नए छात्र, जो बोयेबो को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे, ने आर्य को ईर्ष्या, जलन और नफरत के साथ देखा। जब तक वह इससे सहमत है, उसे कम से कम 10,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त होंगे। उन्हें 1 महीने तक अपनी हिम्मत बाहर निकालने के बाद भी वह राशि नहीं मिलेगी। वह बहुत भाग्यशाली था। जब परेशान ललिता ने बोयेबो के शब्दों को सुना तो वह भी उलझन में थी। क्या ये व्यक्ति बेवकूफ़ है? वह शायद वहां मौजूद सभी लोगों में से आर्य के साथ सबसे अधिक परिचित थी और उसे यकीन था कि आर्य की वर्तमान शक्ति कम से कम 30 अपचर थी। इस तरह की ताकत इस व्यक्ति को खून बहाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उसका अब उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं था। मुफ्त शैक्षणिक क्रेडिट क्यों नहीं? आर्य ने नैना जो कहा उसे सुनने के बाद अपनी ठुड्डी को रगड़ा, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। चूंकि ऐसी बात है तो मैं समारोह में खड़ा नहीं रहूंगा। कृपया कोमल रहें, सीनियर, मैं बहुत नाजुक हूं। हालांकि बोयेबो ने यह नहीं कहा कि वह वास्तव में क्या करने जा रहा था। उसने पहले ही आर्य से वादा किया था कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, और नैना के आसपास होने के साथ आर्य अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा था। बेशक, मुख्य बात यह थी कि वह इस सीनियर से ज़्यादा मजबूत था और डरता नहीं था कि वह उसके साथ खिलवाड़ करेगा। वह वास्तव में इस सीनियर से पूछना चाहता था कि क्या उसे शैक्षणिक क्रेडिट मिलेंगे यदि वह उसे हरा देता है। लेकिन अगर उसने ये सवाल पूछा और उसे डरा दिया तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए आर्य के मन में एक योजना थी। उसे इस सीनियर से जितना संभव हो सके उतने शैक्षणिक क्रेडिट निकालने थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, वह गरीब था। भाग्य के ऐसे उत्कृष्ट देवता के साथ अगर उसने उसे जाने दिया तो उसका दिल दुख जाएगा। बोयेबो शुरू में घबराया हुआ था और डरता था कि आर्य उसे अस्वीकार कर देगा, लेकिन जब उसने देखा कि आर्य इससे सहमत हो गया है तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। जूनियर आर्य, ऐसा मत कहो। एक सीनियर के रूप में मैं एक जूनियर पर बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं करूंगा, चिंता मत करो। आर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। चूंकि ऐसी बात है, चलो शुरू करते हैं। इस पल लोहान, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा था, बोला, आपको आसमान में ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इसे यहीं करो। जैसे ही वह बोला, उसने अपने दाहिने हाथ को हवा में थोड़ा घुमाया और एक पतली पारदर्शी बर्फ की दीवार दिखाई दी। बर्फ की दीवार ने आर्य और बोयेबो को अंदर घेर लिया। सैकड़ों वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाला एक अखाड़ा बन गया। पारदर्शी बर्फ की दीवार क्रिस्टल के समान थी। ये छात्रों को देखने से प्रभावित नहीं करेगी, और लोहान की ताकत के साथ ये 2 अपच ओपनिंग स्टेट छात्रों की लड़ाई के बाद के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त था। सभी उपस्थित छात्र बर्फ की दीवार के चारों ओर खड़े थे और ललिता रितिका के बगल में खड़ी थी। रितिका, कियारा और जेसिका ने अखाड़े के क्षेत्र को देखा और ललिता को देखने से खुद को रोक नहीं सके। अंत में कियारा इसे और नहीं रोक सकी और पूछा, क्या तुम वास्तव में ललिता हो? उन्होंने उसे 10 दिनों से नहीं देखा था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उन्हें यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी कि यह वास्तव में ललिता थी। ललिता शुरू में अखाड़े को बहुत उत्सुकता से देख रही थी, और जब उसने कियारा का सवाल सुना तो वह अपने 3 भागीदारों को देखने के लिए मुड़ी जो उसे अजीब तरह से देख रहे थे और मुस्कुराए। बेशक, मैं ललिता हूँ।
ऋतिका, जिसके पास उदासीनता का रूप था, ने संदेह से कहा, लेकिन तुम्हारी ताकत। जब ललिता ने वह सुना तो उसकी आंखें टिमटिमाईं और वह मुस्कुराए। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम लोगों को समझाऊंगी। जैसे ही वह बोली, उसने अपना सिर वापस अखाड़े की दिशा में घुमाया और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। ठीक है, चलो देखते हैं कि इस कमीने आर्य की वर्तमान ताकत क्या है। मैं इस बार निश्चित रूप से उसके खिलाफ जीत सकती हूँ। उसने बोलते समय अपनी मुट्ठी भी लहराए। तीनों लड़कियों ने ललिता की कार्रवाई को अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ देखा। इस पल उन्हें विश्वास हो गया था कि यह व्यक्ति वास्तव में ललिता थी। वह हमेशा आर्य द्वारा उकसाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की बदला लेने की योजना बना रही थी। इस पल अखाड़े पर आर्य ने अपने चारों ओर बर्फ की दीवार को उत्सुकता से देखने के लिए मुड़ गया। ये साफ क्रिस्टल बर्फ की दीवार बर्फ से बनी थी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं थी। उसी समय यह नहीं पिघलेगी जिसने वास्तव में उसे आकर्षित किया। क्या ये बर्फ की विशेष प्रकृति थी? विभिन्न गॉड आर्ट के अलग अलग उपयोग थे, आर्य को भी काफ़ी समझ नहीं आया। ठीक जैसे आर्य का दिमाग भटक रहा था, बोएबो बुरे मूड में था। क्या ये जूनियर थोड़ा बहुत घमंडी नहीं है? भले ही आर्य प्रतिभाशाली था, उसकी ताकत की तुलना इस पल उसकी ताकत से नहीं की जा सकती थी, है ना? फिर भी उसने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा लगता है कि उसे अपने वरिष्ठों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाना होगा। उस विचार के साथ बोएबो मुस्कुराया। जूनियर आर्य, क्या तुम तैयार हो? जब आर्य ने बोएबो के शब्द सुने तो वह अपने होश में वापस आ गया। ओह सही, मैं यहाँ लड़ाई के लिए हूँ। उसने जल्दी से अपनी जिज्ञासा को दूर किया और बोएबो को कठोर नज़र से देखा। मैं तैयार हूँ, एक चाल चलो, सीनियर। जब बोएबो ने देखा कि आर्य आखिरकार इसे गंभीरता से ले रहा था तो उसका मूड बेहतर हो गया और उसने सिर हिलाया। सावधान रहना जूनियर, मैं पहली चाल के लिए स्तर 1 की ताकत का उपयोग करूंगा। जैसे ही वह बोला, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और इसे एक चाकू के हाथ में बदल दिया। उसके हाथ में स्पिरिट फोर्स उमड़ पड़ी और हालांकि उसने किसी गॉड आर्ट का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसके चाकू के हाथ से लहराती स्पिरिट फोर्स ने अभी भी हमले की शक्तिशाली ताकत दिखाई। लहराती स्पिरिट फोर्स चारों कोनों में फैल गई और पतली क्रिस्टल बर्फ की दीवार से टकराने पर पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। निराकार ब्लेड कला। बोएबो ने अपने चाकू के हाथ को नीचे मारा और चाकू की चमक हवा के खिलाफ समुद्री शैवाल की तरह लहराती दिखाई दी। तेज चाकू ने हवा को काट दिया और आर्य की ओर चला गया। यह उसकी प्रसिद्ध चाल थी। यह एक अपच ओपनिंग स्टेट मार्शल आर्ट थी। भले ही अपच ओपनिंग स्टेट के बाद इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सिद्धांत अभी भी सीखा जा सकता है। वह भी उस छोटे बालों वाली लड़की के साथ लड़ने के लिए इस चाल का उपयोग कर रहा था, लेकिन अंत में चाहे उसने अपनी चालों को कैसे भी बदला, वह उन्हें देख लेती थी। यह बस निराशाजनक था। हालांकि उसे विश्वास था कि इस बार उसके हमलों को नहीं देखा जाएगा। इस पल आर्य ने अपना सिर उठाया और उस चाकू की किरण को देखा जो उसकी ओर आ रही थी। चाकू की किरण ने हवा में परछाइयों की परतें बनाईं और वह सन्न रह गया। इस दिखावटी चाल का क्या मतलब है? हालांकि उसे याद आया कि वह अभी चरित्र में था। वह अब एक छोटा नौसिखिया था और स्वाभाविक रूप से नाटक करना पड़ा जैसे कि एक भयानक दुश्मन आ रहा था। उसने अपने चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित किया और उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही, बहुत गंभीर दिखाई दे रही थी और उसके शरीर की मांसपेशियां भी तनावग्रस्त हो गईं। उसने उस लाचारी और डर को पूरी तरह से प्रतिबिंबित किया जब एक नौसिखिया एक मजबूत चाल का सामना करता है और एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रतिरोध और निरंतरता की भावना। उसे बहुत विश्वास था कि अपने वर्तमान अभिनय के साथ उसे अर्थ एरा के दौरान एक